वेलकम टू इमेजिनेटिव टेल्स। चैप्टर 261। जिंग यान के हाव भाव अचानक बदल गए। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो बस किन जियान से कुछ आधिकारिक काम पर बात करने के लिए मिल रहा था। तुम्हें ये विचार कहाँ से आया? क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता है? जी फी भी अजीब तरह से हंसने लगी, जिससे दृश्य कुछ हद तक हास्यपूर्ण हो गया। किन जियान का मुंह फड़क उठा। उसे याद आया कि उसके दोस्त के पास भी कुछ मजेदार गपशप थी। किसने सोचा होगा कि जिंग यान गुप्त रूप से सेन टिंग से प्यार करता था, लेकिन सेन टिंग अपनी चचेरी बहन से शादी करने वाला था। जिंग यान में साहस की कमी नहीं थी, इसलिए किन जियान ये नहीं समझ पा रही थी कि वह उसे इतने लंबे समय से क्यों पसंद कर रहा था, जबकि उसने कभी उसका पीछा करने की कोशिश भी नहीं की थी। ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि जी फी ने उसे इस तरह चिढ़ाया। यहाँ तक कि किन जियान को भी संदेह होने लगा कि हताश जिंग यान उसकी मदद करने के लिए अंधविश्वास का सहारा ले रहा है। लेकिन जिस तरह से वह बातचीत को वापस मोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे देखकर ये स्पष्ट था कि यह निर्णय में एक क्षणिक चूक मात्र थी। जी फी ने भी यही सोचा, इसलिए उसने उसका पर्दाफाश नहीं किया। आखिरकार कोई वास्तविक संघर्ष नहीं था, बस एक ऐसे आदमी का थोड़ा सा मजाक था जिसमें साहस की कमी थी। यह बस एक छोटा सा अंतराल था। जल्द ही जी फी और किन जियान कार में सवार होकर चले गए। पूरे सफर के दौरान जी फी लगातार बोलती रही, क्योंकि ये गपशप काफी विस्फोटक थी। किन जियान एक अच्छा श्रोता था, जिसने जी फी की भावनाओं को शांत किया। वैसे मैं इसे सबके साथ साझा करूंगी। जी फी ने अपना फोन निकालते हुए और परिवार समूह को एक संदेश भेजते हुए कहा। विभिन्न सनसनीखेज सुर्खियां लगातार सामने आती रहीं, जिससे किन परिवार के सदस्य बाहर आ गए। दरअसल कुछ दिन पहले ही किन परिवार ने 2 सदस्यों को खो दिया था। किन झाओ ने अंततः मनोरंजन उद्योग में अपना काम समाप्त कर लिया और गाओ जी के साथ देश छोड़ दिया। किन रोंग भी चले गए क्योंकि विदेशी कला अकादमी शुरू हो गई थी। लेकिन किन परिवार की गपशप मंडली जीवंत रही, हालांकि हर कोई थोड़ा अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से गपशप नहीं कर पा रहा था। इस बार विदेश में रहने वाली किन झाओ भी शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकीं। दूसरी भाभी, आप में वाकई किसी तरह का अंधविश्वास है ना? आप इस पर कैसे पहुंच गईं? किन यान ने उत्तर दिया, ऐसा होना चाहिए, अन्यथा आप अभी किसी और के साथ जा रहे होंगे। किन झाओ, मैं अवाक हूँ। दूसरी भाभी अवश्य ही न्याय की परी होंगी, जो धरती पर गिरकर सांसारिक अन्याय को दूर करने के लिए समर्पित है। किन रोंग ने तुरंत कहा, सोब, मैं घर जाकर व्यक्तिगत रूप से गपशप खाना चाहता हूँ। आह, हम लोग जो घर पर हैं, हमें भी गपशप करने का मौका नहीं मिलता। हम युवा लोगों की गतिविधियों में शामिल होने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, किन की माँ ने कहा। किन के पिता ने जोड़ा। जी फी सभी को केवल एक ग्रुप हग इमोजी ही भेज सकी। जब वे घर पहुंचे तो परिवार के बाकी सदस्य अभी भी बैठक कक्ष में इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि न केवल जी फी की ओर से, बल्कि बाहरी दुनिया में भी ये खबर पहले ही फैल चुकी थी। कालीन पर बैठे हुए किन शी ने अचानक अपने टैबलेट से ऊपर देखा और कहा, दूसरी चाची, ये ऑनलाइन भी दिखाई दे रहा है और कई लोग आपका उल्लेख कर रहे हैं। जी फी खुद को हंसने और रोने से नहीं रोक पाई। ऐसा लग रहा था कि मानव स्वभाव गपशप पसंद करने वाला है, यहाँ तक कि बच्चों के बीच भी। जी फी ने अभी ऑनलाइन जानकारी भी नहीं देखी थी कि सिस्टर पेई का फोन कॉल उसके पास आ गया। सिस्टर पेई का सूचना स्रोत वास्तव में तेज था। जी फी को समझ में नहीं आ रहा था कि भले ही सभी लोग एक साथ गपशप कर रहे थे, फिर भी उन्होंने दोष उस पर क्यों मढ़ा। सिस्टर पेई ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि भले ही वह मनोरंजन जगत में नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता बरकरार है। उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और वे सभी उनके कट्टर प्रशंसक हैं। जी फी मनोरंजन उद्योग में ऐसी पहली कलाकार बन गई थी जिनकी छवि इतनी आसानी से बदनाम हो जाती थी।
लेकिन लगातार ये साबित होता रहा था कि वह कोई छवि नहीं है, वो लगभग गपशप का देवता बनता जा रहा था। बेशक कुछ असंगत आवाजें भी थीं, जैसे जीफी धनी परिवार में अपनी जांच से प्राप्त जानकारी का उपयोग पहले से ही गपशप खोदने और फिर अपने व्यक्तित्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए कर रही थी। हालांकि जीफी ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और वेब सर्फिंग का आनंद लेना जारी रखा। स्नान करने और पजामा पहनने के बाद वह बिस्तर पर लेट गई और खुशी खुशी गपशप करने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जीफी को पता था कि यह किन जियान ही है जो शुभरात्रि कहने आ रही है। जीफी ने तुरंत सारी गपशप बंद कर दी, जैसे कि यह एक सशर्त प्रतिक्रिया बन गई थी, और दरवाजे की ओर दौड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, किन जियान भी पजामा पहने हुए दरवाजे पर खड़ा था। वह हमेशा की तरह अपनी आंखें नीची करके उसे देखता रहा। उसकी नम्रता उसकी आंखों से छलक रही थी। जीफी ने उसकी नजरों से नजरें मिलाईं और धीरे धीरे अभिभूत महसूस करने लगी। उसके दिल की धड़कनें बंद हो गईं। किन शियान, बेशक, और भी अधिक असमंजस में था। उसकी गर्दन से लेकर चेहरा तक लाल हो रहा था। फिर वो अचानक बोला, क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगी? जीफी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने अपनी बाहें खोल दी। जीफी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। किन जियान की सांसें लगभग रुक गईं। उसका स्वर थोड़ा निराश था। क्या तुम अब मुझे गले नहीं लगाना चाहती? जीफी को अचानक याद आया कि स्विमिंग पूल में किन जियान ने कहा था कि जब वे वापस आएं तो उसे गले लगाना। जीफी ने गहरी सांस ली और ऊपर देखा। गाउन की नेकलाइन थोड़ी खुली हुई थी, जिससे उसके नीचे की खूबसूरत मांसपेशियों की रेखाएं दिख रही थी, जो बहुत आकर्षक लग रही थी। पूल में शर्ट न पहनने और बाहर निकलने के बाद छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहनने की तुलना में रोब की शैली का भी अपना आकर्षण है। जीफी की निगाह के नीचे किन जियान का शरीर वास्तव में आराम नहीं कर सका। इस बीच किन परिवार के सदस्य जो सोने ही वाले थे। क्या हमने अभी कुछ सुना? जीफी ने प्रशंसा करना समाप्त किया और महसूस किया कि उसकी इच्छा बढ़ रही है। दिल जितना साहसी होगा, फसल उतनी ही बड़ी होगी। चूंकि वो खुद को पेश कर रहा है, इसलिए मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। रुको, शायद मैं और भी साहसी हो सकता हूँ। किन शियान सतह पर शांत रही। अंदर बोल्डर? क्या वह किस करना चाहती है? तो फिर मैं तुम्हें गले लगाकर सोना चाहता हूँ। किन जियान की पुतलियां फैल गई और उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उसकी आवाज लगभग जल गई। आह! जीफी को अचानक एहसास हुआ कि इसमें दोहरा अर्थ था और उसने तुरंत कहा, बस गले मिल रहे थे, पूरी तरह सो रहे थे। उसे स्विमिंग पूल की स्थिति याद आ गई। किन जियान की बाहों में जकड़े जाने से आराम और शांति की भावना अविश्वसनीय रूप से सुखदायक थी। मैंने पहले कभी किसी और के साथ सोने की कोशिश नहीं की। मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहती हूँ। मैं किसी के शरीर के पीछे नहीं भाग रही हूँ। नहीं, मैं एक सुंदर आदमी के साथ दिन की शुरुआत खूबसूरती से करना चाहती हूँ और निश्चित रूप से पेट की मांसपेशियों के लिए स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहती हूँ। वैसे भी, चूंकि हम दोनों ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम साथ रह सकते हैं, इसलिए एक ही बिस्तर पर सोना निश्चित रूप से जरूरी है। चलो बस इसे आजमाते हैं। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगी, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं उसके शुद्ध प्रेम को बर्बाद कर रही हूँ। जीफी अपनी इच्छाओं को उचित ठहराती रही। किन जियान केवल जीफी को घबराहट और असहायता से देख सकता था। वह उसे सब कुछ देने को तैयार था, लेकिन जीफी साहसी और सतर्क दोनों थी। ऐसा लग रहा था कि भावनाओं के बिना वह बेपरवाही से काम कर सकती थी, लेकिन भावनाओं के साथ उसे उनका ख्याल रखना और उनका सम्मान करना था। ये वास्तव में विरोधाभासी था। किन जियान ने अपने होठों को दबाया और एक कदम आगे बढ़ाया। जीफी विचारों में खोई हुई थी जब उसे कमरे में वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। किन जियान एक एक करके अंदर आया और अंततः दरवाजा बंद हो गया। इस बीच
किन परिवार के सदस्य जो अपने बेडरूम के दरवाजे पर कान लगाए हुए थे, पहले से ही उत्साहित थे। उनकी आंखें चमक रही थी। ध्यान से सुनो। छोटे समूह में किन के पिता, किन की माँ और किन यान सभी गर्जना कर रहे थे। वे आज रात एक साथ सोने जा रहे हैं। किन झाओ, किन रोंग। चैप्टर 262। जीफी का कमरा, जिसमें बड़ा डबल बेड था। किन जियान उस पर लेट गया, धीरे धीरे अपने शरीर को आराम दिया, तकिए के सहारे झुक गया। उसके हाथ धीरे से जीफी को गले लगा रहे थे। दूसरी ओर जीफी आराम से किन जियान के पेट पर बैठी थी। उसका एक हाथ उसकी मजबूत कमर को पकड़े हुए था और दूसरा हाथ फोन की स्क्रीन पर फिसल रहा था। किन शियान की विशिष्ट सुगंध ने जीफी को घेर लिया, उसे एक अवर्णनीय सुरक्षा की भावना से घेर लिया, जिससे उसे स्थिरता पाने वाले बहते हुए सरकंडे जैसा महसूस हुआ। अजीब बात यह है कि उनमें से किसी को भी अजीब या असहज महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उन्हें धीरे धीरे एक गर्मजोशी और सामंजस्य की स्वाभाविक भावना महसूस हुई, जो ये सुझाव देती थी कि उन्हें ऐसे ही होना था, एक दूसरे से लिपटना, मानो ऐसा करने से शरीर और आत्मा दोनों ही स्वस्थ हो जाएंगे। किन शियान को इस अवस्था में सचमुच अविश्वसनीय खुशी का एहसास हुआ। वह अक्सर चकित महसूस करता था, मानो ये छोटा सा 1.5 साल 2 जन्मों के बराबर हो। बदली हुई जीफी उसके दिल में सबसे ज्वलंत उपस्थिति बन गई थी, जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकता था। किन जियान, तुम्हें पता है? जीफी ने अचानक ऊपर देखा। किन जियान लगातार जीफी को देख रही थी, इसलिए जैसे ही उसने ऊपर देखा, उनकी नजरें मिल गईं। लेकिन उसी क्षण किन जियान को एक दृश्य याद आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक आनुपातिक रूप से छोटी, मनमोहक लड़की ने इसी दृष्टिकोण से देखा हो और मीठी मुस्कान के साथ कहा हो, किन एर जी, अब से तुम ही मेरा तकिया हो। जब तक मैं सो नहीं जाती, तुम हिल नहीं सकती। किन के पिता और किन की माँ के कमरे में दोनों शांति से लेटे हुए थे जब अचानक किन की माँ हंस पड़ी। किन के पिता ने हंसते हुए कहा, इतना खुश? भले ही वे साथ सो रहे हों, लेकिन फीफी का ऐसा कोई इरादा नहीं है और वह नया जागा हुआ बेटा भी काफी डरपोक है, इसलिए ये निश्चित नहीं है कि कुछ होगा या नहीं। वह अपने बेटे को कम नहीं आंक रहा था, लेकिन किन जियान का इतिहास रहा है कि वह नशे में होने पर भी प्रदर्शन नहीं कर पाता था। अपने धीमे स्वभाव के कारण ये असंभव लग रहा था कि वह विवाह को पूर्ण करने के लिए पहल करेगा। ऐसा करने के लिए बहू को कुछ आवेगपूर्ण कदम उठाने पड़ सकते हैं। किन की माँ हंसी, नहीं, मैं बस उस समय छुट्टी वाले विला में हुई घटना को याद कर रही थी। फेई फेई को हमेशा सोने के लिए तकिया गले लगाना पड़ता था, लेकिन वह जो तकिया लेकर आई थी वो गलती से गंदा हो गया और उसकी माँ उसे साफ करने के लिए ले गई। भले ही यह बस एक छोटी सी झपकी थी, लेकिन फेई फेई इसके बिना सो नहीं सकती थी और उसने एर जी को तकिया की तरह गले लगाने पर जोर दिया। किन के पिता ने याद किया और हंसी में शामिल हो गए। ओह, वो समय! मूर्ख लड़का चुपचाप खड़ा रहा। फीफी का तकिया बन गया। उसके जागने के बाद किन जियान खराब रक्त परिसंचरण से इतना अकड़ गया था कि उसे खड़े होने में थोड़ा समय लगा। वह पूरे शरीर से पसीना बहा रहा था और इसने फीफी को इतना डरा दिया कि वह रो पड़ी। किन की माँ ने आगे कहा, फेई फेई को लगा कि उसने उसे कुचल दिया है और वह चिल्लाया, किन एर जी, मत मरो, मैं तुम्हें अब अपना तकिया नहीं बनाना चाहता। लेकिन तब, भले ही किन जियान ने कुछ नहीं कहा और उसका चेहरा भावहीन था, वह बस फेई फेई के सामने खड़ा था, न हिल रहा था, न ही वहां से जा रहा था, बस उसे रोता हुआ देख रहा था। मुझे लगता है कि वो अंदर से घबरा रहा था, लेकिन बस इसे व्यक्त नहीं कर पा रहा था। किन के पिता ने कहा, बिल्कुल। तकिया वापस मिलने के बाद फीफी ने स्वाभाविक रूप से किन जियान को तकिए के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लेकिन जब भी वह सोने वाली होती, किन जियान चुपचाप उसके पास खड़ा रहता, मानो वह किसी भी क्षण उसका तकिया बनने के लिए तैयार हो। किन की माँ हंसना बंद नहीं कर सकी। बहुत बुरा हुआ कि फीफी उसे फिर से चोट पहुंचाने से डर गई
और उसने किन जियान को तकिए की तरह इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। चाहे उसे अपने भाई को गले लगाने के लिए कितना भी मनाया गया हो, वह नहीं मानी। मुझे यकीन है कि वो लड़का अंदर से काफी निराश था। किसने सोचा होगा कि इतने सालों के बाद वे फिर से इस पर आएंगे। दंपति अपनी हंसी नहीं रोक सके। इस बीच जीफी ने किन जियान की ओर उत्सुकता से देखा, उसे खाली आंखों से घूरते हुए देखा। उसने उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया। किन जियान वास्तविकता में वापस आ गई। वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करें। थक गए हो? जीफी ने पूछा, या फिर मेरे आपके ऊपर लेटने से आपको असहजता हो रही है? आपको हर समय मुझे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। किन जियान ने बिना सोचे समझे तुरंत बोल दिया, ये बहुत आरामदायक है। आप मुझे हमेशा के लिए पकड़ सकते हैं। जीफी, हूँ? क्या इससे उसका आधा शरीर सुन्न नहीं हो जाएगा? क्या मांसपेशियां सचमुच इतनी लचीली होती हैं? इससे पहले कि जीफी कुछ और कह पाती, किन जियान ने अपना आलिंगन और मजबूत कर लिया, जिससे जीफी और भी सहज हो गई। एक बार ये आलिंगन शुरू हो गया तो फिर कभी नहीं रुकेगा। आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? किन जियान ने पूछा। जीफी को होश आया और उसने किन जियान को अपना फोन दिखाया और गपशप करने लगी। इस बार ये ट्रेंडिंग सर्च में वाकई बहुत आगे निकल गया है, पिछले बड़े आयोजनों से भी ज्यादा। किन जियान ने उस पर नजर डाली। वास्तव में उनमें से लगभग सभी ट्रेंडिंग थे। क्यू परिवार के युवा मास्टर ने एक सहायक को काम पर रखा था, जो इतना आत्ममुग्ध था कि उसे लगता था कि दोनों महिलाएं उससे प्यार करती हैं और वह दोहरा खेल खेलना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वे वास्तव में सगी बहनें थीं। जारी की गई हर सूचना विस्फोटक थी। नेटिजन्स के बीच चर्चा अभूतपूर्व थी। जीफी ने शुरू में सोचा था कि ये ट्रेंडिंग सर्च जल्दी ही हटा दिए जाएंगे, लेकिन इस बार वे काफी देर तक जागते रहे, तो जीफी बहुत उत्सुक थी। किन जियान ने बताया, ये 3 तरफा खेल है, जिसमें प्रत्येक का अपना लक्ष्य है। इसे हराना आसान नहीं है। 3 रास्ता? क्यू परिवार, लिली का परिवार और गुओ परिवार। क्यूई परिवार निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोना चाहता है, इसलिए अन्य 2 परिवार इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं। जीफी ने आश्चर्य से कहा। किन जियान ने कहा, प्रत्येक का अपना अपना लक्ष्य है, और जब उनमें टकराव होता है तो कोई भी पीछे नहीं हट सकता। इसे समाप्त करने से पहले निजी तौर पर बातचीत करने में शायद समय लगेगा। जीफी ने एक पल के लिए सोचा, वास्तव में मैं इस बारे में अधिक उत्सुक हूँ कि मिस्टर और मिसेस गुओ यालन द्वारा हान जियों को उजागर करने के बारे में क्या सोचते हैं। चूंकि वह उस जोड़े को नहीं जानती थी, इसलिए वह इस गपशप का जरा भी आनंद नहीं ले सकी। वह केवल गुओ यालान और हान जियों के बारे में गपशप का आनंद ले सकती थी। वे गुओ यालान पर बहुत मोहित हैं, और सच्चाई हमेशा के लिए नहीं छुप सकती। वे सिर्फ हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहते, शायद इसे पूरी तरह से छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। श्रीमती गुओ ठीक है, लेकिन मिस्टर गुओ, वास्तव में आखिरकार ये उसकी पूर्व पत्नी के विश्वासघात और उसके साथ धोखा करने वाले व्यक्ति का बच्चा है। किसी भी आदमी के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल होगा। गुओ यालन अपने पिता को भी मुश्किल स्थिति में डाल रही है। वास्तव में गुओ यालन उनकी पहचान उजागर करने में इतनी निर्णायक है कि वह बहुत दबाव में होगी। मुझे आश्चर्य है कि अब वे कैसे हैं। मैं बाद में जांच करूंगा, जीफी ने सोचा, जब उसके हाथ ने अनजाने में किन जियान के 8 पैक एब्स पर घेरे बना दिए। अचानक उसके हाथ के नीचे की मांसपेशियां हिल गई। जीफी को होश आया, लेकिन वह रुकी नहीं, बल्कि सोचने का नाटक करती रही। लेकिन उसके विचारों ने उसे धोखा दे दिया। आह! मेरा हाथ जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा विकृत है। ये पहले से ही फायदा उठा रहा है। मैंने कब उसका कॉलर उसकी कमर तक खींचा? ये एहसास कितना अच्छा है। गपशप खाते हुए एक शीर्ष स्तरीय सुंदरी के शरीर का आनंद लेना, ये एक आदर्श जीवन है। मुझे आश्चर्य है कि कौन गपशप प्रेमी इसका उतना आनंद ले सकता है जितना मैं लेता हूँ। जी फेई को पूरी तरह से विकृत महसूस हुआ। उसने सोचा
कि उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन किन जियान की खामोश सहनशीलता और कभी-कभी अनैच्छिक झटके उसकी विकृत इच्छाओं को और बढ़ा देते थे। वह बिना किसी जिम्मेदारी के किन जियान का फायदा उठाना जारी रखना चाहती थी। जैसे ही जीफी आनंद ले रही थी, जिसे वह चिढ़ा रही थी, वह अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गया। अचानक जीफी की कलाई पकड़ ली गई और खींच लिया गया, और आलिंगन अचानक से मजबूत हो गया। उनकी सांसें तुरंत आपस में जुड़ गईं। चैप्टर 263। जीफी की नजरें किन जियान से मिलीं, और उसकी गहरी निगाहों ने उसे अपनी ओर खींचा। माहौल अचानक अंतरंग हो गया। जीफी ने अपने सामने अवास्तविक रूप से सुंदर चेहरे को देखा। उसका दिल ड्रम की तरह धड़क रहा था। उसकी नजर नीचे की ओर उसके थोड़े खुले लाल होठों पर गई, और जीफी ने सहजता से निगल लिया। इतने करीब, बहुत करीब, हम चूमने वाले हैं। किन जियान अचानक से अपनी भावनाओं से बाहर आ गया। वह लगभग अपने आवेग के आगे झुक गया था। नहीं, जीफी अभी तक उसके साथ रहने के लिए सहमत नहीं हुई थी। वह उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे जबरदस्ती चूम कैसे सकता था? किन जियान के मन में जीफी के पास चुनने की शक्ति थी। वह उसके साथ कुछ भी कर सकती थी, लेकिन वह बदमाश की तरह व्यवहार नहीं कर सकता था। वह अचानक क्या कर रहा है? क्या उसकी मर्दाना प्रवृत्ति जाग रही है? मुझे विरोध करना चाहिए या नहीं? अगर मैं अब अपना सिर उठाऊंगी, तो मैं गलती से उसे चूम सकती हूँ। किन जियान का सिर घूम गया, और उसकी तनावपूर्ण सांस उसके होठों से अनजाने में ही आकर्षक रूप से निकल गई। लेकिन कोई इतना कायर था कि वह कुछ भी करने को तैयार नहीं था, केवल कल्पनाओं में ही लिप्त था। क्या हुआ? क्या तुम्हें गुदगुदी हो रही है? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। किन जियान ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसकी पत्नी और ज्यादा बोल्ड क्यों नहीं हो सकती थी? उफ, ठीक है, वह भी नहीं था। कोई बात नहीं, देर हो चुकी है, हमें आराम करना चाहिए। किन जियान की आवाज अभी भी कर्कश थी। उसका शरीर उत्तेजित था, लेकिन फिर भी वो खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जीफी को डराने से डर रहा था। ये देखकर कि वो मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा है, जीफी जल्दी से लेट गई। लेकिन लेटने के बाद वो पलटने और किन जियान को गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाई। अजीब बात है, उसे पकड़ना बहुत आरामदायक महसूस हुआ। चूंकि किन जियान सहमत हो गई थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि यह उसका अधिकार था। किन जियान ने प्रकाश बंद कर दिया, जीफी को एक कंबल से ढक दिया, और खिड़की से आने वाली चांदनी अभी भी उन्हें एक दूसरे की रूपरेखा देखने की अनुमति देती थी। किन जियान ने जीफी की ओर देखा, जिसने पलकें झपकाईं। अपनी आंखें बंद करें। जीफी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किन जियान अचानक नीचे झुका और शुभ रात्रि कहने से पहले उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। जीफी को भावनाओं का उफान महसूस हुआ। शुभ रात्रि। वे उस रात अच्छी तरह सोए, जबकि अन्य 3 दल, विशेष रूप से गो यालान और हान जियो, नींद से वंचित थे। गो यालान पहले ही हान जियो को अपने अस्थायी होटल के कमरे में वापस ले जा चुकी थी। उत्साहित और रोमांचित, दोनों बहनें पूरी रात बातें करती रहीं। कई वर्षों तक अलग रहने के कारण उनके पास एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए बहुत कुछ था। गो यालान ने कुछ भी नहीं छिपाया और हान जियो को अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। पिताजी और वह प्यार के लिए एक साथ आए, लेकिन दादाजी और दादी ने बेमिल पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्होंने भागकर शादी कर ली, और वह मुझसे गर्भवती हो गई। अंत में दादाजी और दादी के पास उन्हें अपनी शादी को गुप्त रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जब तक कि पिताजी कुछ व्यावसायिक लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते, जिससे उन्हें सार्वजनिक रूप से शादी करने की अनुमति मिल जाती। परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने और उस पर दबाव कम करने के लिए पिताजी ने इतनी मेहनत की कि उन्हें सोने का भी समय नहीं मिला। लेकिन वह अकेलेपन और पिताजी की कंपनी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने पहले प्यार के साथ धोखा किया। पिताजी को पता चलने के बाद उसने अपने प्रेमी के साथ भागने का एक तरीका खोज लिया। मेरी कमर पर निशान तब का है जब वो भाग गई
और मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। मेरी हड्डियां टूट गई और सर्जरी से ये निशान पड़ गया। गो यालान ने हान जियू को दिखाने के लिए अपनी शर्ट उठाई। ये निशान बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा था, क्योंकि गो यालान ने जानबूझकर इसे अपने पास रखा था, ताकि वो खुद को याद दिला सके कि उसे उस महिला को कभी माफ नहीं करना है। हान जियू हृदयहीन अतीत से भावनात्मक रूप से अभिभूत थी, और गो यालन के निशान को देखकर तुरंत उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि गो यालान के लिए अपनी ही माँ द्वारा त्याग दिया जाना कितना दर्दनाक रहा होगा। क्या आप कुछ पूछना नहीं चाहते? गो यालान ने कड़वाहट से पूछा। हान जियू ने उलझन में गो यालान को देखा। गो यालान ने आह भरते हुए कहा, मैं उस महिला के बारे में इतनी बुरी बातें कह रहा हूँ, और तुम्हें मुझ पर शक भी नहीं है? हान जियू ने अपनी आंखें नीची कर ली और कुछ देर चुप रही। फिर बोली, दरअसल मेरे पास बचपन की कुछ खंडित यादें हैं। शायद ये कर्म है। उसके बाद वे अच्छे से नहीं जी पाए। जीवन संघर्षों से भरा था, और मुझे याद है कि माँ हमेशा पिताजी के बारे में शिकायत करती रहती थी। जब वो शराब पीती थीं तो रोती थीं और कहती थी कि उन्हें इसका पछतावा है। हर समय बहस करती रहती थी। कभी कभी वो मुझ पर अपना गुस्सा निकालती थी। गो यालान तुरंत चिंतित हो गई। उसने तुम्हें मारा? हान जियू ने हिचकिचाहट दिखाई, फिर अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर एक पुराना निशान दिखाया, जो स्वाभाविक रूप से पैसे की कमी के कारण हटाया नहीं गया था। एक बार वो नशे में धुत होकर टूटी बोतल के टुकड़े से मुझे काट बैठी। उसने कहा कि अगर मैं और पिताजी धोखा न देते तो वो वापस चली जाती। उस समय मुझे लगा कि वह अपने अकेलेपन के दिनों में वापस जाने की बात कर रही है। मुझे एहसास नहीं हुआ। गो यालान ने कहा, घृणित। 2 बेटियां, और वह एक का भी ठीक से ख्याल नहीं रख सकी। वह एक स्वार्थी, आत्मकेंद्रित महिला है। हान जियू कांप उठी, लेकिन उसने गो यालन की तरह अपनी माँ को कोसा नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि वह महिला पहले ही जा चुकी थी। गो यालान हान जियू को गले लगाने से खुद को नहीं रोक सका। बहन, मुझे माफ कर दो, हान जियू ने धीरे से कहा। गो यालान ने तुरंत जवाब दिया, बकवास। माफी मांगने वाली वो महिला है, तुम नहीं। हम दोनों बदकिस्मत हैं कि हमें ऐसी माँ मिली। हान जियू मुस्कुराया। कम से कम उसने मुझे एक अच्छी बहन दी। उसने सोचा था कि वो बिल्कुल अकेली है, लेकिन अचानक किस्मत ने उसे एक अद्भुत, प्रतिभाशाली बहन दे दी। ये एक सपने जैसा लग रहा था। गो यालान भी मुस्कुराया। ठीक है, उसने जो एकमात्र अच्छी बात की, वह यह कि उसने मेरे लिए एक अच्छी बहन छोड़ दी। जब वे बात कर रहे थे, तभी गो यालान के होटल के कमरे में फोन बज उठा। शायद इसलिए क्योंकि उसका मोबाइल उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये नंबर बहुत कम लोगों के पास होता है। गो यालान ने जवाब देते हुए कहा, शायद ये मेरे माता पिता है। वे शायद अभी अभी वहां जागे होंगे। हाँ, और मुझे यकीन है कि वे यहाँ से आई खबरों से पहले ही अभिभूत हो चुके होंगे। हान जियू तुरंत घबरा गई। उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। उसके दृष्टिकोण से उसे लगा कि वह गुओ के पिता का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती। उसे लगा कि शायद वह उसके अस्तित्व से नफरत करता होगा। गो यालान ने स्वाभाविक रूप से हान जियू के तनाव को समझा और कहा, चिंता मत करो, तुम केवल मुझसे संबंधित हो, उनसे नहीं। हमारे रिश्ते को उजागर करना गुओ परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे चाचा और चाची को ठेस पहुंच सकती है। हान जियू ने क्यू ली से कुछ जानकारी हासिल करते हुए कहा, हाँ, जब मुझे डीएनए रिपोर्ट मिली तो मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा कि मैं अपने मामले खुद संभाल सकता हूँ। गो यालान ने जवाब दिया। उसके बाद गो यालान ने फोन उठाया और गो के पिता की धीमी आवाज सुनी। पृष्ठभूमि में गो की माँ की कोमल आश्वासन की आवाज थी। गो यालान ने अपनी जीभ बाहर निकाली और ईमानदारी से सब कुछ समझाया। क्या बात है? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ? इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकते हो। गो के पिता झल्ला उठे।
अगर तुम में हिम्मत है तो गंदगी खुद ही साफ करो। गुओ यालान ने हान जियू की ओर मुंह बनाया, जो चिंतित थी। फिर उसने अपने पिता को समझाया। गुओ के पिता ने कभी हान जियू का जिक्र नहीं किया। दरअसल गुओ के पिता और गुओ यालान दोनों ही गुओ की मां की मौजूदगी से ठीक हो गए थे, इसलिए वे परेशान नहीं थे। गुओ के पिता के पास उस महिला के बच्चे की परवाह करने का कोई कारण नहीं था जो बाहर थी। हालांकि उन्होंने गुओ यालान को ऐसा करने से नहीं रोका। बाद में गुओ की मां ने फोन किया और हान जियू के दुखद अतीत के बारे में धीरे से पूछा। गुओ यालान ने उन्हें सब कुछ बताया और गुओ की मां को हान जियू के लिए बहुत सहानुभूति हुई और उन्होंने चिंता व्यक्त की। वह अब मेरे साथ है, बहन जैसा रिश्ता बना रही है। चिंता मत करो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। कोई भी मेरी बहन को परेशान नहीं कर सकता, गुओ यालान ने मजाक किया। फिर हंसा। माँ, अब जब मेरी एक बहन है तो आप मुझे भाई कब देंगी? तुम बकवास कर रहे हो। बकवास कहा है? मैं कह रही हूँ, अब जब मेरी एक बहन है तो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे जल्द ही एक भाई दे दो, गुओ यालन ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, जिससे हान जियू को लगा कि परिवार को वास्तव में गुओ यालन के साथ उसकी बहन होने से कोई आपत्ति नहीं है, और उसने धीरे धीरे गर्मजोशी महसूस की और मुस्कुराने लगी। अगर उसकी बहन को सचमुच भाई मिल गया, भले ही उसका उससे कोई लेना देना न हो, तो भी वह सोचती थी कि वह भी उसे पसंद करेगी। चैप्टर 264। जीफी गर्म आलिंगन में जाग उठी। उसकी नाक उसकी दृढ़ छाती से सट गई और उसके चारों ओर की खुशबू सुखद थी। जीफी को अपनी नाक में खुजली महसूस हुई और उसने उसे छाती के मोड़ पर रगड़ा। तभी उसे लगा कि दूसरा व्यक्ति थोड़ा पीछे हट गया है। नींद में आंखें खोलते ही उसे एक सुंदर पुरुष की छाती का दृश्य दिखा, और जब उसने ऊपर देखा तो उसके चेहरे की अद्भुत सुंदरता ने उसे चौंका कर जगा दिया। उसे पिछली रात का अपना साहसिक अनुरोध याद आया और उसने मन ही मन अपने साहस की प्रशंसा की। यद्यपि वो अक्सर अनिद्रा से पीड़ित नहीं रहती थी, फिर भी उसकी नींद की गुणवत्ता अलग अलग थी। उसने कसम खाकर कहा कि अपने दोनों जीवन कालों में वह कभी इतनी अच्छी नींद नहीं सोई थी। किन शियान एक चलती फिरती सुखदायक धूप बत्ती की तरह थी। सुप्रभात, किन जियान ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में सुबह का अनोखा आलस्य और कर्कशता थी। उनकी स्थिति बदल गई और जीफी किन जियान के आलिंगन से बाहर निकल गई। हालांकि जब जीफी ने किन जियान का हल्का पीला चेहरा देखा तो वो असहज महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। आदत नहीं है? नींद ठीक से नहीं आती? किन जियान को आश्चर्य हुआ। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक थी। नहीं, मैं बहुत आराम से सोया। जब मैं अकेले सोता हूँ उससे बेहतर। जीफी को संदेह हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि किन जियान को आमतौर पर सोने में परेशानी होती है? इस तरह के रंग को अच्छी नींद माना जाता है। खैर, असल में किन जियान को अच्छी नींद नहीं आई। सौभाग्य से जीफी सिस्टम के साथ उसकी स्थिति की जांच नहीं कर सका, अन्यथा वह इसे छुपा नहीं पाता। ये आदत की बात नहीं थी। बात बस इतनी थी कि जीफी अपनी नींद में बेचैन रहती थी, बहुत इधर-उधर घूमती रहती थी। वह अपने आप चलती थी, लेकिन वह बहुत चिपकी हुई भी थी। वह उसे विभिन्न तरीकों से गले लगाती और उससे चिपकती रही। पहले तो ये अविश्वसनीय रूप से मीठा था, लेकिन जल्द ही ये बोझ बन गया। वास्तव में जीफी को पता ही नहीं था कि वह आधी रात को उठ गया था। वो अकेले ही समस्या का समाधान करने में इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ था। जब वो वापस बिस्तर पर गया तो जीफी फिर से उससे चिपक गई और उसे पूरी रात ठीक से सोने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही उसने अंततः अपनी सुबह की प्रतिक्रिया को शांत किया, जीफी जाग गया और उसने लगभग फिर से नियंत्रण खो दिया। बेशक ये उसकी पत्नी की गलती नहीं थी, ये उसका आत्मनियंत्रण का अभाव था। आह! अचानक जीफी ने कहा। क्या हुआ? किन जियान पहले ही बिस्तर से उठ चुका था और आवाज सुनकर तुरंत तनाव में आ गया। उसे लगा कि शायद उसने गलती से उसकी गर्दन पर निशान छोड़ दिया है। उसने चुपके से जांच की थी
और कुछ नहीं पाया था, क्योंकि उसने ज्यादा जोर लगाने की हिम्मत नहीं की थी। बस कुछ पल के लिए नियंत्रण खो दिया था। 9:30 बज गए हैं। जीफी ने आश्चर्य से कहा, तुम काम के लिए देर से आए हो। आमतौर पर जब जीफी जागती थी तो किन जियान पहले से ही कार्यालय में होता था। उनकी सुबह की दिनचर्या पूरी तरह से अलग थी। ये ठीक है, किन जियान ने कहा। हालांकि वो पहले ही जाग चुका था। उसने जीफी से वादा किया था कि वह उसे तब तक पकड़े रखेगा जब तक वो जाग नहीं जाती, इसलिए उसने उसे नहीं जगाया। जीफी दंग रह गई, बिस्तर पर बैठी, किन जियान को घूर रही थी। क्या यह कुछ ऐसा है जो किन जियान कहेगा? काम के प्रति जुनूनी व्यक्ति अब मेहनत नहीं करता? वह गिर गया है। वास्तव में सुंदरता पुरुषों को गुमराह करती है। अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करता तो पैसा। किन जियान, तो पैसा अधिक महत्वपूर्ण है ना? किन जियान ने आह भरी, जीफी के भटकते विचारों को अनदेखा किया और अपनी उंगली से उसके माथे को थपथपाया। चूंकि तुम जाग चुकी हो, तो चलो उठो, हम साथ में नाश्ता करेंगे। और चिंता मत करो, मैं उसके बाद काम पर चला जाऊंगा, कोई देरी नहीं होगी। जी फेई अजीब तरह से हंसा। किन जियान के प्रसाधन और कपड़े सामने वाले कमरे में थे, इसलिए उसे वापस जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई? जी फेई नहाने के लिए उठ रही थी और सवाल सुनकर उसने सिर हिलाया। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। किन जियान दरवाजे के पास खड़ा था, उसकी लंबी उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर टिकी हुई थी। वह जीफी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और उसने सुझाव दिया, तो मैं कल फिर से तुम्हारा तकिया बनूंगा। जीफी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और चुप हो गई। उसे लगा कि कल रात बस एक छोटा सा उपहार था। जैसा कि कहा गया, ये सुझाव काफी आकर्षक था। कुछ हिचकिचाहट के बाद जीफी ने अंततः कहा, ठीक है, जरूर। किन जियान ने अपने गले में जो सांस रोक रखी थी, वो आखिरकार बाहर आ गई। चूंकि जीफी थोड़ा हिचकिचा रही थी, इसलिए किन जियान ने अपनी निजी वस्तुओं को अंदर ले जाने के लिए कहकर अपनी किस्मत को नहीं आजमाया। बस हर रात उसके पास आकर उसका तकिया बन जाना ही काफी था। उनका मानना था कि जीफी धीरे धीरे उन्हें स्वीकार कर लेगी। जैसे ही वे एक साथ नीचे गए, उन्होंने किन परिवार का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक कि किन यान, जिसे काम पर जाना था, वह भी चमत्कार देखने के लिए वहीं रुक गया। आखिरकार उनका दूसरा बेटा देर तक सोता रहा था, और ये इतनी देर हो चुकी थी, जो वास्तव में एक दुर्लभ घटना थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात सचमुच कुछ हुआ हो, इसलिए वह देर तक सोया रहा? लेकिन जीफी को स्वाभाविक रूप से पीछे आते देखकर और गो यालान और हान जियू से जुड़ी गपशप के बारे में उसके विचार सुनकर उन्हें पता चल गया कि कुछ भी नहीं हुआ था। किन जियान के माता-पिता और किन यान ने किन जियान को तिरस्कार भरी और घृणा भरी नजरों से देखा, जिससे वो पूरी तरह शर्मिंदा होकर वहीं रुक गया। तीनों ने एक निजी ग्रुप चैट में गहरी सांस ली और अपनी भड़ास निकाली। फिर वे खुशी खुशी जीफी और किन जियान के साथ नाश्ते की मेज पर शामिल हो गए। हालांकि जीफी आमतौर पर देर से उठती थी, लेकिन जब भी वो खाना खाती, परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा उसके साथ होता, चाहे वो सिर्फ एक कप चाय के लिए ही क्यों न हो। उन्होंने कभी भी जीफी को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने कुछ गपशप के बारे में बातचीत की और जीफी के विचारों के माध्यम से उन्हें घटनाक्रम के बारे में पता चला। ऐसा लग रहा था कि गो यालान और हान जियू ने अपने मसले सुलझा लिए हैं। दोनों सबसे अच्छे दोस्त अब तक बातें करते रहे थे और अब साथ साथ सो रहे थे, पहले की तरह अब भी करीब। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ क्यू ली ही पीड़ित है। लिली का परिवार नाराज है। क्यू ली से लिली से शादी करने की मांग कर रहा है, ये दावा करते हुए कि उसने उसकी भावनाओं को धोखा दिया है। वैसे भी क्यू ली की प्रतिष्ठा पहले ही बर्बाद हो चुकी है, इसलिए उनके परिवार में शादी करना बेहतर है। किन परिवार, क्या ये संभव है? क्या वह लड़की क्यूली को चाहेगी भी? किन जियान ने सोचा कि क्वीली सहमत नहीं होगी। हालांकि क्यूई का परिवार इस पर विचार कर रहा है। कल रात के टकराव के बाद
उन्हें एहसास हुआ कि क्यूई की हरकतों ने गुओ परिवार को नाराज कर दिया है और उन्हें मंडली में हंसी का पात्र बना दिया है। क्यूई शायद अच्छी तरह से शादी नहीं कर पाएगा, इसलिए लिली एक अच्छा मैच हो सकता है। आखिरकार वो एक प्यार में पागल मूर्ख है जो बिना शर्त क्यूई की मदद करेगी। किन परिवार? ये सोच समझकर किया गया है। ये कहना मुश्किल है कि क्यूई के लिए खेद महसूस किया जाए या नहीं। क्यूई के परिवार ने मूल रूप से क्यूई को लिली से मिलने के लिए शादी की संभावना पर चर्चा करने के लिए घसीटने की योजना बनाई थी, लेकिन हाँ, वो बीच रास्ते में ही खिड़की से बाहर कूद गया और एक नोट छोड़ गया जिसमें लिखा था कि वो उस महिला से शादी करने के बजाय मरना पसंद करेगा जिससे वो प्यार नहीं करता, लेकिन गलती से उसका पैर टूट गया। चर्चा वही खत्म हो गई। किन परिवार? ओह, ये थोड़ा दुखद है, लेकिन थोड़ा मजेदार भी है ना? किन शियान को सिर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बदकिस्मत आदमी से मिलने के लिए समय निकालना पड़ेगा। निश्चित रूप से जब उसने अपना फोन चेक किया तो उसे पहले से ही लुओ फी से एक संदेश मिला था, जिसने भी इसके बारे में सुना था और किन जियान से मिलने के लिए शामिल होना चाहता था। किन शियान ने पूछा कि क्या जी फी भी साथ आना चाहती है, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि क्यूई हमेशा अपनी बुरी किस्मत के लिए उसे दोषी ठहराता था और अगर वह चली गई तो वह अपनी दुर्भाग्य के लिए उसे दोषी ठहरा सकता है। किन जियान ने काम से पहले बस एक छोटी सी जगह रुककर कुछ सांत्वना भरे शब्द कहे और फिर कंपनी में जाकर मेहनत से पैसा कमाना जारी रखा। हालांकि चूंकि किन जियान शायद ही कभी देर से आता था और इसका कारण देर से सोना था, इसलिए खबर तेजी से फैल गई। आखिरकार किन कॉरपोरेशन के सीईओ देर से आने के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए कारण सच ही होना चाहिए। क्या उनका सीईओ अंततः अपनी पत्नी के आकर्षण के आगे झुक गया? उन्होंने नहीं सोचा था कि किन शियान अकेले सोएगा। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ था। इस जोड़े के बीच बढ़ते प्रेम के बारे में अफवाहें फैलने लगी और कुछ लोग इस बात पर सट्टा लगाने लगे कि वे कब शादी करेंगे। वे नहीं जानते थे कि उनके बॉस ने तो अभी शुरुआत ही की है। बाद में किन जियान फिर से देर तक नहीं सोया। जी फी ने उसे आश्वस्त किया कि उसे जगाना मूल रूप से असंभव है, इसलिए वह जब चाहे उठ सकता है। हालांकि नरम बिस्तर के आकर्षण का विरोध करना कठिन था और वो वास्तव में अधिक समय तक वहां रहना चाहता था। फिर भी वो जानता था कि जी फी की नज़र में उसका सबसे बड़ा फायदा क्या था। कुछ दिनों बाद जी फी किन कॉरपोरेशन में वापस आ गई। इस बार उसके पास एक कारण था, किन जियान के साथ सेन टिंग के लिए शादी का उपहार तैयार करना, इसलिए वह उसका काम खत्म होने का इंतजार करने लगी। दूसरी मंजिल की छत पर दुर्घटना की आशंका रहती है। किन जियान एक बैठक में थी और जी फी दूध वाली चाय का आनंद ले रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ लोग बातचीत करते और हंसते हुए अंदर आए। चिंता मत करो मिस्टर जिंग, इस परियोजना के लिए प्रमुख अभिनेत्री को निश्चित रूप से वान रु से प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता तय करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके किन कॉरपोरेशन के सीईओ से अच्छी तरह परिचित हूँ। मुझे लगता है कि ये बात बताना बहुत मामूली बात है। जीफी पीछे मुड़कर देखने पर उसने एक आदमी को देखा जिसका चेहरा जिंग यान से लगभग 60% मिलता जुलता था। वो थोड़ा भद्दा दिख रहा था क्योंकि वह एक सेक्सी, अत्यधिक कॉस्मेटिक तरीके से कपड़े पहने एक महिला को गले लगा रहा था। पहचान लगभग निश्चित हो चुकी थी। चैप्टर 265। जी फी ने जिंग यू नाम के इस व्यक्ति से पहले कभी मुलाकात नहीं की थी। हालांकि वो जिंग यान जैसा दिखता था। उसके व्यवहार को देखते हुए ये स्पष्ट था कि जिंग यू सिर्फ एक बिगड़ैल अमीर दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति था जिसकी कोई वास्तविक कीमत नहीं थी। जी फी ने पहले किन जियान से जिंग परिवार के बारे में सुना था। जिंग परिवार ने व्यवसाय में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, जो कि मुख्य रूप से उनके परिवार के मूल्यों के कारण था, जिसमें हमेशा परिवार के समग्र हितों को प्राथमिकता दी जाती थी। परिवार के भीतर आंतरिक कलह अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। जिंग परिवार की परंपरा थी कि सबसे योग्य व्यक्ति को नेतृत्व करना चाहिए।
परिवार की वर्तमान मुखिया जिंग यू की मां मैडम जी लिफिंग थी। जिंग यू के पिता जिंग परिवार के दूसरे बेटे योग्यता के मामले में औसत थे। वह मूल रूप से छोटे-मोटे शौक रखने वाले व्यक्ति थे, जो अपनी मजबूत पत्नी के पीछे खड़े रहते थे, पारिवारिक मामलों में पूरी तरह से असंबद्ध। मैडम जी से उनकी शादी परिवार द्वारा तय की गई थी, जिन्होंने पहचाना कि कंपनी में काम करने वाली मैडम जी कोई साधारण महिला नहीं थीं। वे चाहते थे कि दूसरा बेटा भविष्य में पारिवारिक व्यवसाय को संभालने में मदद करने के लिए उनसे शादी करे। पिछले कुछ वर्षों में मैडम जी ने अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर दिया था, इसलिए अब जिंग परिवार में वही पूर्ण अधिकार रखती थी। इससे जी फी के मन में सवाल उठने लगे। मैडम जी की जिंदगी में एकमात्र असफलता शायद इतना बेकार बेटा होना है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे मनोरंजन उद्योग में भेज दिया, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोजेक्ट्स में उलझने दिया, जबकि मुख्य पारिवारिक व्यवसाय जिंग यान के पास छोड़ दिया। ये पारिवारिक लोकाचार वास्तव में सार्वजनिक और निजी मामलों के बीच अंतर करने में बिल्कुल स्पष्ट है। जिंग यान जिंग यू का चचेरा भाई था, जो जिंग परिवार के सबसे बड़े बेटे का बेटा था। सबसे बड़े बेटे की मृत्यु जल्दी हो गई थी और उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे जिंग यान जिंग परिवार में एक अनाथ जैसा बन गया था। हालांकि जिस तरह से वो धीरे धीरे पारिवारिक मामलों को संभाल रहा था, उससे ये स्पष्ट था कि जिंग परिवार उसे बहुत महत्व देता था और उसे परिवार के भावी मुखिया के रूप में तैयार करना चाहता था। जी फी ने दूर से देखा कि जिंग यू बैठा हुआ है। उसे लगा कि कोई उसे नहीं देख सकता और उसने अपना हाथ लड़की की जांघ पर रख दिया। उसके घृणित तरीके से जी फी को सेन टिंग के लिए वाकई दुख हुआ। वह ऐसे पति से शादी कैसे कर सकती थी, जो इतना घिनौना और बेकार था? भले ही वह एक प्रेमहीन शादी थी, क्या वह ऐसे आदमी के साथ खाना भी खा सकती थी? ये सोचकर जी फी वास्तव में जिंग यान के बारे में अपनी निराशा व्यक्त करना चाहता था। 10 वर्षों से गुप्त रूप से प्रेम में होने के कारण, केवल इसलिए कि उसकी दूसरी चाची मैडम जी ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसका पालन पोषण किया, जो बिना किसी स्वार्थ के पारिवारिक व्यवसाय को उसे सौंपने के लिए तैयार थी। उसे लगा कि यदि वह अपनी दूसरी चाची द्वारा उसके चचेरे भाई की पत्नी के रूप में चुनी गई महिला के लिए अपने चचेरे भाई से प्रतिस्पर्धा करता है, तो यह उसकी दयालुता के साथ विश्वासघात होगा। वह मैडम जी को निराश या परेशान नहीं करना चाहता था, जिसका वह सबसे अधिक सम्मान करता था, और उसे लगा कि यह उसके प्रति कृतज्ञता होगी। इसलिए वह कछुए की तरह व्यवहार कर रहा है। जिस महिला से वो प्यार करता है, उसे अपने चचेरे भाई की पत्नी बनते हुए देख रहा है। इस संबंध में जी फी ने जिंग यान के कार्यों को वास्तव में अस्वीकार कर दिया। आखिरकार ये एक पारिवारिक गठबंधन विवाह था। अगर जिंग यान ने इसके लिए लड़ाई लड़ी होती तो वह सफल हो सकता था। आखिरकार सेन टिंग ने कहा था कि वह केवल 2 परिवारों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए जिंग परिवार में शामिल हो रही थी। उसने इशारा किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किससे शादी करती है। उसे परवाह नहीं थी और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन कृतज्ञता के लिए जिंग यान ने सेन टिंग के लिए अपना प्यार त्याग दिया। जी फी केवल ये सोच सकती थी कि ये प्यार ज्यादा मूल्यवान नहीं था। सौभाग्य से सेन टिंग को शादी के लिए मजबूर नहीं किया गया था और वो जिंग यान को पसंद भी नहीं करती थी, इसलिए ये स्थिति विशेष रूप से अप्रिय नहीं थी। जी फी को ये नहीं पता था कि घर पर गलती से ये विचार प्रकट करने के बाद किन परिवार किन जियान से जिंग यान को मनाने के लिए आग्रह करने के लिए बहुत उत्साहित था। उन्हें उम्मीद थी कि जिंग यान और सेन टिंग एक साथ हो सकते हैं, चूंकि दोनों किन जियान के दोस्त थे, और चूंकि सेन टिंग को इसकी परवाह नहीं थी, तो क्या उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना बेहतर नहीं होगा जो उससे प्यार करता हो, बजाय ऐसे व्यक्ति के जो लगातार अभिनेत्रियों के साथ घूमता रहता हो? हालांकि सेन टिंग केवल एक दिखावटी विवाह को बनाए रखना चाहती थी, लेकिन उस समस्याग्रस्त प्लेबॉय से शादी करने से निश्चित रूप से अंतहीन परेशानी होगी। इसके अलावा उनका मानना था कि जिंग परिवार के लोकाचार को देखते हुए ये कोई बड़ा घोटाला नहीं होगा।
बस जिंग यान अपनी कृतज्ञता की भावना से अपने हाथ बांध रहा था। इस संबंध में किन जियान ने जीफी के सिद्धांत को साझा किया कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। अगर ये लुओ फी जैसा कोई व्यक्ति होता जिसे धोखा दिया गया था और गुमराह किया गया था, तो किन जियान निश्चित रूप से अपने दोस्त की मदद करने के लिए आगे आता। लेकिन ये जिंग यान और सेन टिंग की अपनी पसंद थी। वे दोनों वयस्क थे और जो भी भविष्य और परिणाम उन्हें भुगतने पड़े, वे उनकी अपनी जिम्मेदारी थी। जी फेई अपनी ओर से केवल दर्शक की भूमिका में थीं और नाटक का आनंद ले रही थी। वहां पर जिंग यू अभी भी कर्मचारियों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। जीफी को पता चल गया कि तथाकथित प्राथमिकता विचार कर्मचारियों की ओर से सिर्फ एक औपचारिक इशारा था। किन कॉरपोरेशन, जो मनोरंजन कंपनी का मालिक था, अपने प्रोजेक्ट के लिए सख्त जरूरतें रखता था। अतीत में जीफी ने शॉर्टकट लेने के लिए अपने कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया होगा, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा जीफी को पता था कि ये मिस टेक फेस निश्चित रूप से अग्रणी महिला बनने लायक नहीं थी। जिंग यू ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि उसके किन जियान के साथ अच्छे संबंध है। वाह, आपके चचेरे भाई और आपकी मंगेतर वास्तव में किन जियान के दोस्त हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किन जियान आपसे कभी मिली ही नहीं। कितना बड़ा अहंकार है। जीफी ने शिकायत करते हुए खुद से ही हंसी उड़ाई। आखिरकार किन जियान सामाजिकता का आनंद लेने वाला व्यक्ति नहीं था। वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानने की जहमत नहीं उठाता जिसके पास व्यावसायिक भागीदार या प्रतिस्पर्धी बनने की कोई वास्तविक क्षमता नहीं थी। लेकिन कर्मचारियों के लिए स्थिति काफी पेचीदा थी। हालांकि जिंग यू एक बिगड़ैल दूसरी पीढ़ी की तरह लग रहा था, वो अभी भी जिंग परिवार का एक युवा स्वामी था और वास्तव में किन जियान के माध्यम से एक संबंध था। जीफी ने कर्मचारियों के साथ सहानुभूति जताई क्योंकि वह जानता था कि वह किसी को नाराज करने और दोष अपने ऊपर लेने से डरता था। उसके लिए एकमात्र रास्ता लापरवाही बरतना था क्योंकि वह कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकता था। लेकिन जिंग यू ने अपनी महिला के सामने जवाब पाने पर जोर दिया। कर्मचारियों को किनारे पर धकेला जा रहा देखकर जीफी खड़ी हुई और सीधे उनके पास चली गई। क्या आप मिस्टर जिंग हैं? एक स्वाभाविक रूप से सुंदर महिला की अचानक उपस्थिति ने जिंग यू का ध्यान आकर्षित किया और वानरू की जांघ पर रखा उसका हाथ हिलना बंद हो गया। ऐसी सूरत और उसे मिस्टर जिंग कहकर संबोधित करने से लगता है कि वह कोई कलाकार है जो कृपा पाने की कोशिश कर रही है। जिंग यू ने कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था, इसलिए उसका पहला विचार ये था कि वह उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। ओह, और ये खूबसूरत महिला कौन है? वह तो उससे हाथ मिलाने के लिए भी खड़ा हो गया। स्टाफ ने तुरंत जीफी को पहचान लिया। आखिरकार उन्होंने जीफी को पहले भी कई बार देखा था, लगभग बिना मेकअप के, जबकि जिंग यू उसे पहचान नहीं पाया था। जिंग यू को जीफी थोड़ी बहुत जानी पहचानी लगी, लेकिन उसकी सहज मासूम शक्ल देखकर उसे लगा कि वो शायद कॉलेज की नई छात्रा है जो अभी अभी इंडस्ट्री में आई है। उसने तुरंत एक सफल व्यवसायी का व्यवहार अपना लिया। जीफी ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और आश्चर्य से बोली, ओह, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैंने अभी सुना कि तुम मेरे पति से बहुत परिचित हो। तुम ये कैसे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? जिंग यू दंग रह गई और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, स्टाफ ने विनम्रतापूर्वक उसका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। मैडम, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैडम? कौन सी मैडम? वानरू अचानक बोल पड़ी। कर्मचारियों को तुरंत राहत महसूस हुई क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मैडम प्रेसिडेंट, जिन्हें मनोरंजन उद्योग की न्यायाधीश, गपशप की रानी और न्याय की संरक्षक के रूप में जाना जाता है, चुपचाप खड़ी होकर उन्हें कष्ट सहते हुए नहीं देखेंगी। ये हमारे सीईओ की पत्नी है। श्री जिंग उन्हें कैसे नहीं पहचानते? कर्मचारियों ने धीरे से मजाक किया। तुम जीफी हो? जिंग यू चौंक गया। उसने मनोरंजन उद्योग में जीफी के रूपरंग को देखा था और अब वह सुंदरता की एक पूरी तरह से अलग शैली थी। दूसरी ओर
वान रू ने जी फी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थी। जी फी ने पहले उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसका रवैया इतना स्पष्ट था कि उसकी सफेद आंखें भी आसमान की ओर मुड़ने वाली थी। अपनी पहचान जानते हुए भी वो अभी भी बहुत घमंडी और अज्ञानी थी। जीफी तुरंत उत्सुक हो गई और खुद को ये जानने से रोक नहीं पाई कि उसे इतना आत्मविश्वास किसने दिया। हाँ, मैंने सोचा था कि वो सिर्फ एक महिला कलाकार है जिसके साथ जिंग यू का संबंध था, लेकिन पता चला कि वह किन जियान की पिछली प्रेमिका है। किन जियान को पता था कि उसकी पत्नी यहाँ है। उसने जल्दी से अपनी बैठक खत्म की और दौड़कर आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसे अपनी पत्नी का आरोप सुनने को मिला। क्विन जियान। चैप्टर 266। जब किन जियान अंदर आया तो उसकी नजर अपनी पत्नी पर टिकी थी, मानो वह दौड़कर वहां पहुंचने वाला हो। फे किन जियान पीछे से आया और इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता उसने सीधे जीफी का हाथ पकड़ लिया। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। जी फेई चौंक गई। शैतान की बात करो और वह प्रकट हो जाएगा। वो इतना सुंदर है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर जगह उसके इतने प्रशंसक है। क्विन जियान। मुझे लगता है मेरी पत्नी मेरी तारीफ कर रही है। किन जियान, क्या संयोग है? जिंग यू ने असहजता से कहा। तभी किन जियान ने उसकी ओर मुड़कर देखा और तुरंत पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? किन जियान का स्वर मित्रतापूर्ण परिचय वाला नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष पूछताछ वाला था। किन जियान को पहले ही संयोग से पता चल गया था कि आज जिंग और सेन परिवारों के बीच एक छोटी सी सभा थी और जिंग यू को सेन टिंग के पास होना चाहिए था, यहाँ नहीं। किन जियान के अमित्र स्वर को देखकर जिंग यू भी नाराज हो गया। वह खुद को किन जियान से कमतर नहीं समझता था, उसे बस उससे बात करना पसंद नहीं था। आखिरकार किन जियान जिंग यान के बहुत करीब था और वह उस चचेरे भाई से बिल्कुल नफरत करता था। मैं सहयोग पर चर्चा करने आया था, लेकिन आपके कर्मचारी यहाँ बहुत ही धीमे हैं। कार्यकुशलता बहुत कम है। एक छोटी सी बात है, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से आकर पूछना होगा। हम कुछ हद तक परिचित हैं, है ना? निश्चित रूप से इस तरह के एक छोटे से मामले में मेरे व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किन, शायद आपको अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने में अधिक समय लगाना चाहिए। पृष्ठभूमि स्टाफ सदस्य, जो वहां चुपचाप खड़ा था, यह टिप्पणी सुनकर अकड़ गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कहीं से कोई झटका लगा हो। ओह, तो वह सोचता है कि एक ही सामाजिक दायरे से होने का मतलब है कि उसे विवरण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक सामान्य उल्लेख। और किन जियान उसे वह देगा जो जिंग परिवार के सम्मान के कारण वह चाहता है, और वह उस कर्मचारी को सबक सिखाना चाहता है जिसने उसे पहले परेशान किया था। इस तरह का एक मेहनती छोटा कर्मचारी सिर्फ बलि का बकरा बनने का हकदार है ना? उफ, मैं वास्तव में इन विशेषाधिकार प्राप्त प्रकारों को नापसंद करता हूँ। किन जियान, अगर मेरी पत्नी को ये पसंद नहीं है तो मुझे भी ये पसंद नहीं है। आखिर मामला क्या है, आप ही बताइए। किन जियान सीधे कर्मचारी की ओर मुड़ा। कर्मचारी और भी अधिक घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ो, सब ठीक है, जीफी ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्मचारी ने तुरंत आराम किया और जल्दी से सारी घटनाएं बता दीं। साथ ही सूक्ष्मता से ये भी संकेत दिया कि आखिरकार सब कुछ निर्देशक की पसंद पर निर्भर करता है। भले ही वान रू को कोई प्राथमिकता थी, लेकिन यह केवल उन्हीं परिस्थितियों में मान्य थी। अगर वान रू अन्य अभिनेत्रियों के समान थी, तो वान रू, जो निवेश ला रही थी, को स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। यह सुनकर जिंग यू का चेहरा खराब हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि उसे एक छोटे कर्मचारी ने धोखा दिया है। उसे और भी असहज करने वाली बात ये थी कि जिंग परिवार के युवा मालिक और एक मनोरंजन कंपनी के सीईओ के रूप में उसे निश्चित रूप से अपना गौरव प्राप्त था। फिर भी किन जियान और जीफी दोनों ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे सही और गलत का फैसला कर रहे हों। सुनने के बाद
किन जियान ने सीधे कर्मचारी से बात की। किन कॉरपोरेशन में हम संबंधों के आधार पर पक्षपात नहीं करते हैं। सब कुछ निष्पक्ष रूप से संभाला जाता है। ये किन जियान की प्रबंधन की सुसंगत शैली थी। यदि कोई निगम हमेशा रिश्तों के आधार पर शॉर्टकट की अनुमति देता है तो आंतरिक संरचना धीरे धीरे सड़ जाएगी। अपने व्यक्तित्व के कारण किन जियान ऐसी प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं करता था। यही कारण है कि किन कॉरपोरेशन उसके नेतृत्व में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम था। हालांकि किसी भी संगठन में ऐसे मुद्दों से पूरी तरह बचना असंभव था। इसलिए आमतौर पर कंपनी के भीतर या किन जियान की प्रत्यक्ष देखरेख में केवल महत्वपूर्ण मामलों को ही निष्पक्ष रूप से निपटाया जाता था। मामला सिर्फ एक सहायक कंपनी के तहत एक परियोजना का था। यही वजह थी कि कोई यहाँ था जिंग यू के साथ समय बर्बाद कर रहा था, बजाय इसके कि उसे सीधे खारिज कर दिया जाए। कर्मचारी चतुर था, इसलिए उसने समझ लिया कि किन जियान के शब्दों का मतलब था कि वह उसके दृष्टिकोण का समर्थन करता है और किसी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति की शिकायत के कारण उसे कष्ट नहीं होने देगा। हाँ, मिस्टर किन, कर्मचारी ने प्रशंसा भरी नजरों से किन जियान की ओर देखते हुए कहा। अब तक जिंग यू का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसके हावभाव से उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मुंह तक नहीं दिखाओगे? जिंग यू को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। आखिरकार ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो कुछ ही दिनों में उनकी सगाई की पार्टी में आने वाला था। ओह, आपको नहीं पता? मैं किन कॉरपोरेशन में एक कलाकार हुआ करती थी। चाहे मैंने अपने पति से कितनी भी विनती की हो, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। जब मैंने स्वतंत्र रूप से और लगन से काम किया, तभी मुझे चमकने का मौका मिला। जी फी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अगर मैं इसे संभाल नहीं पाई तो आप। किन जियान ने अजीब नजरों से जी फी की ओर देखा। अगर ये अभी होता तो जी फी कोई भी संसाधन मांग सकती थी और वह उसे बिना मांगे ही दे देता। वह इतना कठोर नहीं था। जब तक जी फी को वो पसंद आता, वह जो भी करना पड़ता वह करता। लेकिन जी फी के शब्दों के कारण जिंग यू बहस करने का साहस भी नहीं जुटा सका, केवल उन दोनों को अत्यधिक नाराजगी से घूरता रहा। उस समय अभिनेत्री वान रू ने आखिरकार बात की। उसकी आवाज में कृत्रिम मिठास और दयनीय स्वर था। किन जियान गेगे, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? ये मेरा पहला बड़ा स्क्रीन डेब्यू है। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? किन जियान गेगे, मेरी त्वचा रेंग रही है और अभी-अभी मैंने कहा कि मैं वैध पत्नी भी इसे प्रबंधित नहीं कर सकती। फिर भी आप बाहर कूदते हैं और पूछते हैं कि क्या आप भी नहीं कर सकते? आप खुलेआम मेरी स्थिति को चुनौती दे रहे हैं। किन जियान कांप उठी। क्या ये वही बुरा आड़ू फूल था जिसका उसने पहले जिक्र किया था? तभी किन शियान ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा और अचानक भौहें सिकोड़ ली। आप कौन हैं? कृपया संयम बरतें। मुझे इस तरह संबोधित करना मुझे असहज कर देता है। पफ्फट, पफ्फट। 2 बार हंसी क्यों हुई? क्योंकि वो कर्मचारी जो चुपके से ये सब देख रहा था और पॉपकॉर्न खा रहा था, वह भी जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। इस बार वान रू का चेहरा जिंग यू से भी बदतर था, मानो किन जियान के शब्दों ने उस पर वज्र की तरह प्रहार किया हो, जिससे वह लड़खड़ा गई और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। किन जियान गेगे, आप कृपया अनुचित शीर्षकों का प्रयोग बंद करें, किन जियान ने गंभीर और चेतावनी भरे स्वर में कहा। किन जियान, क्या तुम मजाक कर रही हो? भले ही वह जिस लड़की को लाया था, उसके किन जियान के प्रति कुछ छिपे हुए इरादे थे, लेकिन जिंग यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने वान रू का बचाव भी किया। इस बार जी फी को भी अजीब लगा, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि किन जियान जानबूझकर उन्हें अपमानित कर रहा था। अजीब बात है, भले ही वे करीब न हों, किन जियान को उसे पहचानना चाहिए, है ना? किन जियान चेहरांधा नहीं है। क्या उसने उसे अपनी माँ के पुनर्विवाह से जिंग यान की सौतेली बहन के रूप में नहीं पहचाना? तो वो जिंग यान की सौतेली बहन है, उसी माँ से एक और सौतेली बहन। अमीर परिवारों के बीच रिश्तों का जटिल जाल वास्तव में जटिल है।
जी फी की आत्ममनोरंजनकारी बातचीत ने किन जियान को रुकने पर मजबूर कर दिया। फिर किन जियान ने अविश्वसनीय रूप से कहा, क्या आप जिंग यान की बहन हैं? उसने उसे पहले भी देखा था, लेकिन उसका नाम याद नहीं था। वान रू ने आखिरकार अपनी सांस पर काबू पाया। वह राहत महसूस करने ही वाली थी। तभी किन जियान ने हैरान होकर कहा, आप इतनी अलग क्यों दिख रही हैं? पफ्फट। इस बार केवल जी फी ही हंसा, जबकि कर्मचारी अपनी नौकरी की खातिर अपने आप को रोकने में कामयाब रहा। अब वान रू का चेहरा हरे और सफेद रंग के बीच बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने वास्तव में अपना रूप बदल लिया था। न केवल अपना चेहरा, बल्कि अपना पूरा शरीर, जो तकनीक से भरा हुआ था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सुंदर बनने के इतने प्रयासों के बाद भी उसे इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अंत में वो खुद को ये कहने के लिए मजबूर कर सकी, ये आजकल का चलन है। किन जियान गेगे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं और भी सुंदर हो गई हूँ? उसने अपनी हरकतें दिखाने के लिए पलट कर भी देखा। किन जियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया और जिंग यान के प्रति सम्मान दिखाते हुए विनम्रता से सुझाव दिया, सौंदर्य शास्त्र में आपके स्वाद में सुधार की आवश्यकता है। चैप्टर 267। ये वो क्षण था जब वान रू सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या भाई किन जियान मुझे बदसूरत समझते हैं? हे भगवान, जिंग यान लोमड़ी की तरह चालाक है, लेकिन ये लड़की इतनी मूर्ख है कि वो बार बार खुद को अपमानित करती रहती है। ये आश्चर्य की बात है। मुझे अचानक लगा कि ये बेहतर है कि सेन टिंग और जिंग यान का भाग्य नियति नहीं है। ऐसी भाभी के साथ व्यवहार करना काफी मुश्किल होगा। सामान्य लोग बोलते हैं, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाती। किन जियान अपने शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार कर रहा था, लेकिन उसका 36.5 डिग्री का मुंह अभी भी 0 डिग्री के शब्दों को उगलने में कामयाब रहा। आप ऐसे दिखते हैं जैसे आप बड़े पैमाने पर बनाए गए हों, और आप में कोई व्यक्तित्व नहीं है। एक कलाकार के रूप में विशिष्टता के बिना आप अपना सबसे बड़ा मूल्य खो देते हैं। बोलते समय आपके हावभाव पहले से ही बहुत अस्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रोजेक्ट की तैयारी में समय बर्बाद करने की जरूरत है। हमारे अभिनेताओं के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता एक स्वाभाविक रूप है। वाह, एक छोटी लड़की को रुलाना। किन जियान के पास वास्तव में ये प्रतिभा है। अगले ही पल वान रू बुरी तरह रोते हुए बाहर भागी। किन जियान को कुछ अवाक महसूस हुआ। वो सिर्फ तथ्य बता रहा था, ईमानदारी से। उसने किसी का अपमान नहीं किया था। वान रू, जिंग यू चौंक गया और तुरंत गुस्से से बोला, किन जियान, ऐसा लगता है कि अब तुम्हें जिंग परिवार के किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं है। क्या वो जिंग परिवार से हैं? जी फी ने तुरंत आश्चर्य से पूछा। उसका उपनाम भी जिंग नहीं है ना? जिंग यू हैरान रह गया। शायद उसे गुस्सा आ रहा था, और किसी को नाराज करने के डर के बिना उसने सीधे कहा, तो तुम अब मेरी सगाई की पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती हो? वाह, ये तो वही बिगड़ैल अमीर बच्चे वाली कहानी है। क्या उसे वाकई लगता है कि ऐसी धमकियों से कुछ हासिल हो सकता है? वह स्थिति को ठीक से नहीं देख पा रहा है। ये एक तोप के चारे वाले किरदार की नियति है, जैसी कि उम्मीद थी। जैसे ही जिंग यू ने अपनी शेखी बघारी, किन जियान का चेहरा काला पड़ गया। मैडम जी ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा है। ऐसा लगता है कि मिस्टर जिंग नहीं चाहते कि हम इसमें शामिल हों। मैं बाद में मैडम जी को फोन करके बता दूंगा। ये निमंत्रण जिंग यान ने नहीं दिया था, नहीं सेन टिंग ने। ये खुद मैडम जी थीं, जो 2 कॉरपोरेट समूहों के बीच सम्मान का प्रतिनिधित्व करती थीं और उच्चतम स्तर का शिष्टाचार पेश करती थी। अगर मैडम जी को पता होता कि जिंग यू यहाँ बकवास कर रहा है, तो वह शायद जिंग यू को व्यक्तिगत रूप से आने और माफी मांगने के लिए मजबूर करती और उन्हें सगाई की पार्टी में आमंत्रित करती। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ लोग पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में पाने के योग्य नहीं हैं। जिंग यू स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा इंद्रधनुष के हर रंग में बदल गया, जैसे कि पैलेट हो। आखिरकार वह अपनी पिछली धमकियों को वापस लेने में कामयाब रहा। आप चाहें तो आ सकते हैं। जिंग यू पीछे हट गया
और चलता फिरता मजाक जैसा दिखते हुए जल्दी से चला गया। ऐसे विदूषक से निपटना प्रयास के लायक नहीं था। दोनों ने उपहार खरीदने की अपनी योजना जारी रखी। चलो सैन टिंग के लिए खरीदते हैं। जिंग यू के लिए खरीदना पैसे की बर्बादी होगी, जी फी ने कहा। ठीक है, किन जियान ने गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया। सैन टिंग को इतनी भयानक मंगेतर से निपटना पड़ रहा है। मुझे इसके बारे में सोचकर ही असहज महसूस हो रहा है, जी फी ने शिकायत की। अगर उसे अपनी मंगेतर की परवाह नहीं है, तो उसने सगाई के लिए पहले ही क्यों हामी भर दी? मुझे लगा कि शायद उसमें कोई विद्रोही भावना होगी। किन जियान ने बताया, वह दूसरों के प्रति विद्रोही है, लेकिन उसने कभी मैडम जी की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। और सैन टिंग को मैडम जी ने ही चुना था। ये एक नई जानकारी थी। मुझे और बताओ, जी फी तुरंत उत्सुकता से झुकी। किन जियान ने समझाया, क्योंकि सैन टिंग का चरित्र स्थिर है और वह परेशानी पैदा करने वाली नहीं है। उससे शादी करने से जिंग यू को परिपक्व होने में मदद मिल सकती है, या कम से कम वह उसके बुरे व्यवहार के कारण कोई तमाशा नहीं खड़ा करेगी। साथ ही मैडम जी जानती है कि ये सैन टिंग और जिंग यू दोनों के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि वह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही है। रिश्ता सहयोग पर आधारित है। वह सैन टिंग से पारिवारिक व्यवसाय को संभालने में मदद की उम्मीद नहीं करती है। वो उसकी आज़ादी में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जब तक वे एक स्थिर जीवन जी सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, यह काफी है, जी फेई ने कहा। ऐसा लगता है कि सास और बहू के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे। मैडम जी भी काफी समझदार है। उनका व्यक्तित्व सैन टिंग जैसा ही है। वे हर बात पर खुलकर चर्चा करते हैं और शादी के लिए बातचीत भी आसानी से हो जाती है। वे एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। जब तक मैडम जी सत्ता में है, सैन टिंग का भविष्य सुरक्षित रहेगा, किन जियान ने कहा। तो भले ही जिंग यान ने पदभार संभाल लिया हो, सैन टिंग सुरक्षित रहेगा। ये काफी दिलचस्प है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है जिंग यू और वान रू के बीच का रिश्ता। किन शियान हैरान था। कौन सा रिश्ता? हालांकि दोनों का एक साथ दिखाई देना उसे आश्चर्यचकित करता है। आखिरकार जिंग यान और जिंग यू की आपस में बनती नहीं है, और उसे लगा कि जिंग यू भी वान रू को नापसंद करेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिंग यू वान रू के करियर के लिए उसका साथ देगी। रुको, वान रू के साथ रहने के लिए पारिवारिक समारोह को छोड़ना, ये तो थोड़ा अजीब लगता है। वह ये सोच ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। किन जियान ने जी फी को इसका उत्तर देने दिया। जी फी ने कॉलर आईडी को देखा और अजीब तरीके से कहा, क्या तुमने अभी उसकी बहन को धमकाया? क्या वह स्पष्टीकरण मांगने के लिए फोन कर रहा है? किन जियान कुछ देर के लिए हैरान रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, वो ऐसा नहीं करेगा। जी फी ने संदेहास्पद होकर फोन उठाया और जिंग यान को असहाय होकर कहते सुना, वान रू ने मुझे रोते हुए फोन किया, हर चीज के बारे में शिकायत की। मैं उलझन में हूँ। क्या तुमने सच में उससे कहा कि वो बदसूरत है? मुझे पता है कि प्लास्टिक सर्जरी आदर्श नहीं है, लेकिन वह बस सुंदर दिखने की कोशिश कर रही थी। तुमने पहले ही साबित कर दिया है कि तुम अपनी पत्नी के लिए अच्छे हो सकते हो, तो तुम दूसरी महिलाओं के लिए इतने ठंडे और निर्दयी क्यों हो? तुम्हारा सज्जनतापूर्ण व्यवहार कहाँ है? ऐसा लगता था कि भले ही उनकी माँ एक ही थी, लेकिन जिंग यान को जिंग परिवार की खूबसूरती विरासत में मिली थी, जबकि वान रू को अपने पिता की साधारण शक्ल विरासत में मिली थी। इसलिए उसके परिवार ने प्लास्टिक सर्जरी करवाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ये मैं था, जी फेई ने कहा। मैं भूल गया कि किन जियान का फोन हमेशा उसके द्वारा नहीं उठाया जा सकता। मेरी गलती, मुझे पहले पूछना चाहिए था, जिंग यान ने मजाक में कहा। तो क्या तुम दोनों मेरी बहन से मिले? क्या उसने तुम्हें नाराज नहीं किया? ऐसा लग रहा था कि पिछली बार की असहजता खत्म हो गई थी और वह अपने सामान्य सुरुचिपूर्ण और सहज स्वभाव में वापस आ गया था। आपने सही अनुमान लगाया, जी फी ने सीधे कहा। जिंग यान ने कहा, ये अनुमान लगाना आसान है। मैं ईमानदारी से कहूंगा, मेरी बहन को बहुत समय पहले
आपके पति पर क्रश था। उसे एक बार अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन वो आसानी से हार मानने वाली नहीं है। मुझे तो ये भी संदेह है कि उसने सभी प्लास्टिक सर्जरी इसलिए करवाई है क्योंकि वह अभी भी आपके पति की उम्मीद कर रही है। हालांकि चिंता न करें, मैं कभी नहीं चाहता था कि वे दोनों साथ रहें। जीफी हैरान थी। तुम दोनों एक दूसरे को तब से जानते थे जब मैं उसकी पत्नी नहीं बनी थी। क्या तुम नहीं चाहते थे कि परिवार में अच्छी चीजें बनी रहें? मैं चाहता था, लेकिन मैं अंधा या बेवकूफ नहीं हूँ। भले ही वो मेरी बहन है, लेकिन जब तक वो पुनर्जन्म नहीं लेती और अपना चेहरा, दिमाग और चरित्र पूरी तरह से नहीं बदल लेती, तब तक वह किन जियान से मेल नहीं खा सकती। जिंग यान ने किन जियान को अच्छी तरह समझते हुए कहा। उसने कभी भी अपनी बहन की शादी किन जियान से करवाने के बारे में नहीं सोचा था, भले ही इसके लिए उसे उसकी शिकायतों को सहना पड़े। वह इतना मूर्खतापूर्ण और कृतघ्न काम नहीं करेगा। जीफी, मैं लापरवाह था। मैं भूल गया कि यह आदमी किन जियान और यूजी का सीपी प्रशंसक हुआ करता था। अब वह सोलो प्रशंसक है। किन जियान, शायद अब वो हम दोनों का सीपी प्रशंसक हो गया है। जीफी ने ये देखकर कि जिंग यान इतना खुले विचारों वाला था, उसे आज जो कुछ भी हुआ था वह सब बताने का फैसला किया। इस रिपोर्ट ने जिंग यान को लंबे समय तक चुप रहने पर मजबूर कर दिया। वानरू द्वारा उन्हें अपमानित करने का मामला अब मुख्य मुद्दा नहीं था। जब जिंग यान ने दोबारा बात की तो वह स्पष्ट रूप से अपना गुस्सा दबा रहा था। तो आप कह रहे हैं कि वानरू मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन देने की कोशिश कर रही थी? उसने वास्तव में हमसे ये बात छिपाई थी कि वह एक कलाकार बनना चाहती थी, और ये जिंग यू ही था जो पारिवारिक समारोह में शामिल न होकर उसे वहां ले गया था। जी फेई ने कहा, वास्तव में आप इस बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन क्या आप जानते हैं? जी फी ने उस दृश्य को याद किया जो उसने देखा था और शरारती होते हुए कहा, उनका रिश्ता असामान्य लगता है। मैंने देखा कि जिंग यू ने अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर रखा और यहाँ तक कि उसकी जांघ को भी छुआ। दो चचेरे भाइयों के बीच पहले से ही खराब रिश्ता था, और अब जिंग यान की बहन के साथ जिंग यू की रखैल की तरह व्यवहार किया जा रहा है। ये दिलचस्प है। हे, रुको, क्या मैं उनकी सगाई की पार्टी बर्बाद कर रहा हूँ? क्या यह किसी तरह का रहस्यमय कर्म है? चैप्टर 268। जीफी को लगा कि ये निश्चित रूप से उसकी समस्या नहीं थी। वह केवल गपशप की जानकारी का एक सरल, निस्वार्थ प्रसारक थी। गपशप की एक उत्साही जो रसदार जानकारियों में लिप्त होने का आनंद लेती थी। हालांकि इस खबर से संबंधित लोगों को गहरा धक्का लगा। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति एक बार फिर चुप हो गया। सन्नाटा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला है। सिर्फ जिंग यान ही नहीं, बल्कि किन जियान भी इस बारे में सुनकर दंग रह गया। जब किन जियान पहले कमरे में आया था तो दोनों ने कोई सीमा नहीं लांघी थी, इसलिए उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। बस उसे ये अजीब लगा कि वे ऐसे समय में एक साथ थे। अब सब कुछ समझ में आ गया, और वह भी अपनी स्थिति से उतना ही निराश था। जिंग यान, किन जियान ने गाड़ी चलाते हुए कहा, जल्दबाजी में काम मत करना। जब जिंग यान ने फिर से बात की तो उसकी आवाज भारी थी। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मैं इसे निजी तौर पर संभाल लूंगा। कॉल समाप्त हो गई और जीफी ने विश्लेषण किया, जिंग यान वास्तव में गुस्से में है। ये समझ में आता है। उसकी अपनी बहन को उसके चचेरे भाई द्वारा प्रेमी के रूप में इस्तेमाल किया जाना, भले ही वे खून के रिश्तेदार न हों, बहुत घृणित है। ये उससे भी अधिक है। किन जियान ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? जीफी ने पूछा। सिस्टम की जांच करने में बहुत आलस्य था और उसने किन जियान से सीधे पूछने का फैसला किया। आखिरकार किन जियान हमेशा उसके साथ गपशप साझा करने के लिए उत्सुक रहता था। जिंग यू और जिंग यान कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे। वे सच्चे दुश्मन हैं। उनमें भाईचारे जैसा कोई लगाव नहीं है, क्योंकि मैडम जी अक्सर ज्यादा योग्य जिंग यान की प्रशंसा करती थी, और यहाँ तक कि उसे अपना उत्तराधिकारी भी चुनती थी। इसलिए जिंग यू उनसे नाराज रहने लगा।
उसे जिंग यान के पास जो कुछ भी था, उसे लेना, उसे नष्ट करना और उसका इस्तेमाल जिंग यान को दुखी करने के लिए करना पसंद था। जी फी ने तुरंत कहा, क्या यह हो सकता है कि सेन टिंग भी? किन जियान ने अपना सिर हिलाया। उसने इसे अच्छी तरह से छुपाया है। जिंग यू को इसके बारे में कुछ नहीं पता। जी फी को एक पल के लिए एहसास हुआ, शायद उसने सेन टिंग की सुरक्षा के लिए भी इसे इतनी सावधानी से छिपाया था। तो जिंग यू सिर्फ कामुक नहीं था, उसने वान रू को अपनी प्रेमिका बनाकर जिंग यान को दुखी करने के लिए ऐसा किया था। उसकी बहन बहुत ही हास्यास्पद है, इसलिए आसानी से धोखा खा जाती है। क्या वह ये नहीं बता सकती कि वह जिस आदमी के साथ है वह उसके भाई को पसंद नहीं करता? जी फी ने कहा। किन जियान ने बताया, जिंग यान हमेशा जिंग परिवार में रहा है और बड़ों ने उसकी देखभाल की है। वान रू वान परिवार में रहता था। हालांकि वे सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन उनका रिश्ता बहुत करीबी नहीं है। जिंग यान की उसकी देखभाल ज्यादातर उसकी माँ के आदेशों से होती है, लेकिन वान रू उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। वह अपने भाई जिंग यान को पसंद नहीं करती, लेकिन जिंग यू को पसंद करती है, जो एक प्लेबॉय है। ओह, क्या प्लास्टिक सर्जरी के दौरान उसके दिमाग को चोट लग गई है? जी फी ने कहा। हालांकि किन जियान की आंखों में एक अलग भावना दिख रही थी। सौतेले भाई बहनों के बीच तनावपूर्ण संबंध होना सामान्य बात है। एक दूसरे के जैविक पिता को अस्वीकार करना और एक ही माँ के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा उनके रिश्ते को संवेदनशील बना सकती है। गुओ यालान और हान जियू की तरह, जो जुड़वा बच्चों की तरह करीब है, ये दुर्लभ है। जी फी को याद आया कि वे दोनों कितने करीब थे। अक्सर उसे साथ खेलने के लिए बाहर बुलाते थे। गुओ यालान ने यहाँ तक कहा कि वह अपनी बहन को उसके आदर्शों का पीछा करने में मदद कर रही थी। वास्तव में, ये लोगों पर निर्भर करता है। 10 साल की उम्र के अंतर के कारण जिंग यान का वान रू की देखभाल करना एक वरिष्ठ की जूनियर के प्रति जिम्मेदारी की तरह है। लेकिन वान रू थोड़ी बिगड़ी हुई है। मैंने उसे जितनी बार देखा, उसने अपने भाई का सम्मान नहीं किया, अक्सर नखरे दिखाए और अमित्र व्यवहार किया। इसलिए जिंग यू के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह से धोखे से बाहर नहीं हो सकता है। इस बार जी फी को किन जियान के अनुमान की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सीधे जानकारी की जांच की। वाह, वे दोनों खलनायक हैं, सिर्फ जिंग यान को दुखी करने के लिए सांठगांठ कर रहे हैं। अविश्वसनीय। लेकिन किन जियान एक कारण भूल गया कि वान रू जिंग यान के खिलाफ क्यों है। किन जियान की आंखें चमक उठीं। उसे पता नहीं था, लेकिन चूंकि जिंग यान ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था और उसके भाई ने इसे छिपाने की बहुत कोशिश की थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इस बारे में बात नहीं की। और वह किन जियान की स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ मजबूत हो गई और उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गई। उसका दिमाग खाली हो गया। लेकिन जी फी के लगातार गपशप भरे विचारों ने उसे जल्दी ही वास्तविकता में वापस ला दिया। क्योंकि मैडम वान को जिंग यान पसंद नहीं है, छोटी लड़की ने ये बात समझ ली और उसका अनुसरण किया। स्वाभाविक रूप से वह अपने बड़े भाई को नीची निगाह से देखने लगी और उसे नापसंद करने लगी। किन जियान ने मन ही मन उपहास किया। मैडम वान भी काफी सनकी है। चूंकि जिंग यान का जन्म मुश्किल था, जिससे उसे रक्तस्राव और पीड़ा हुई, इसलिए वो उसे कभी पसंद नहीं करती थी। अपने पति की दुर्घटना के बाद उसने एक ज्योतिषी से सलाह ली, जिसने कहा कि जिंग यान उनके परिवार के लिए अभिशाप था। वह उससे नफरत करने लगी, यहाँ तक कि उसने दुर्व्यवहार का एक पैटर्न भी विकसित कर लिया, जिसे मैडम जी ने जल्दी ही खोज लिया और उजागर कर दिया। जिंग परिवार ने तब जिंग यान को हिरासत में ले लिया। जिंग यान के अभिशाप के डर से मैडम वान ने दोबारा शादी कर ली। हालांकि तब से सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है। जिंग यान ने अपनी माँ से लंबे समय तक भावनात्मक दुर्व्यवहार सहा है। किन जियान के होंठ थोड़े कांपने लगे। ये अजीबोगरीब माँ अक्सर जिंग यान पर पीयूए का प्रयोग करती थी। उसे अपने दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराती थी और दावा करती थी कि वह उसका ऋणी है। उसने जिंग यान को वान परिवार या वान रू द्वारा किए गए गड़बड़ियों को साफ करने के लिए मजबूर करने के लिए
नैतिक ब्लैकमेल के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से जिंग यान अच्छी तरह से शिक्षित था और कभी भी आसानी से हेरफेर नहीं किया, केवल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता था। उनका माँ-बेटे का रिश्ता लगातार सत्ता संघर्ष रहा है। एक अनियंत्रित माँ, एक परेशान करने वाली बहन और एक माँ जिसने दोबारा शादी कर ली। एक टूटा हुआ जिंग यान। अचानक वो एक दुखद नायक की तरह लगता है, सुंदर, मजबूत और दयनीय। जी फेई अपने विचारों पर हंस पड़ी। वे मॉल में पहुंच चुके थे। जी फी को किन जियान की कार का दरवाजा खोलने की आदत हो गई थी, लेकिन इस बार किन जियान ने अपनी सीट बेल्ट खोली और फिर उसकी भी, तथा उसे कार में ही कसकर गले लगा लिया। इस अचानक, बिना किसी प्रेरणा के गले लगने से जी फी स्तब्ध रह गई। ये आलिंगन असामान्य रूप से कड़ा था। वह उसकी भारी सांसों को महसूस कर सकती थी। जी फी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किन जियान उसे ऐसे गले लगा रहा है, जैसे कोई ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक को गले लगा रहा हो। क्या हुआ? जी फी ने अपनी सामान्य असंवेदनशीलता के बावजूद कुछ असामान्य महसूस किया। मैं बस तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। किन जियान की आवाज धीमी थी और कार की सीमित जगह में विशेष रूप से मोहक थी। जी फी का दिल तुरंत तेजी से धड़क उठा। क्या वह मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है? हम पहले से ही हर रात गले मिलते हैं। मैंने सुना है कि किसी को पसंद करने से आपको अचानक स्नेह की लहर महसूस हो सकती है, करीब आने की इच्छा हो सकती है। क्या मेरा आकर्षण इतना मजबूत हो सकता है? है। उसके लगभग मूर्खतापूर्ण विचारों ने किन जियान के होठों को खींचा, जिससे वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराने लगा। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, कभी जाने नहीं देना चाहता। जी फेई अचंभित रह गई। वाह, एक समय ठंडा और अलग-थलग रहने वाला सीईओ अब बहुत जल्दी खुल गया है। वह इतनी सहजता से मीठी-मीठी बातें करता है कि मैं हैरान हो जाता हूँ। अगर किसी और ने ये सुना, तो उन्हें लगेगा कि जी फी मूड खराब कर रही है, लेकिन किन जियान के लिए ये सबसे प्यारी चीज थी। हालांकि धीरे-धीरे उसके कान लाल हो गए। किन जियान को हमेशा की तरह जी फी की प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं थी। वह उस पर कोई दबाव नहीं डालेगा, जैसे कि वह अपनी दिनचर्या को जारी रखने से पहले अपने दिल में उमड़ते प्यार को व्यक्त कर रहा हो। वह गाड़ी से बाहर निकला, अपनी पत्नी के लिए दरवाजा खोला और फिर खरीदारी करते हुए गपशप करने लगा। उपहार चुनने और खाने के लिए बैठने के बाद जी फी को अंततः फॉलोअप की जांच करने का समय मिला। वाह, वे लड़े। जिंग यान ने जिंग यू को मारा। वो वाकई चालाक है। उसने ऐसी जगहों पर मारा जहां चोट के निशान नहीं दिखते। जिंग यू को इतना दर्द हो रहा था कि वह रो पड़ा। मजेदार। जिंग यान के मुक्कों में शायद उसकी अपनी नाराजगी भी थी। लेकिन वान रू वाकई थोड़ी कृतघ्न है। उसने जिंग यू का बचाव किया और अपने ही भाई को मारा। चैप्टर 269। जिंग यान वान रू द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद स्तब्ध रह गया। उसने वान रू को ठंडे दिल से देखा। हालांकि उसकी ये बहन हमेशा उसके प्रति उदासीन रही थी, फिर भी वे अपने भाई बहनों में रक्त संबंधों के मामले में सबसे करीबी थे। गुओ यालन और हान जियू के बीच सामंजस्य के बारे में सोचते हुए जिंग यान गुस्से में हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? उसकी सगाई 2 दिन में होने वाली है और तुम एक ऐसे आदमी के साथ अनुचित संबंध बनाए हुए हो, जिसकी मंगेतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे तो बस यू गे के साथ रहना अच्छा लगता है। क्या परेशानी है? वान रू ने जिंग यू की मदद करने की कोशिश की, जो जमीन पर लेटा हुआ था, और गुस्से में जिंग यान को डांटते हुए कहा, ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि हमारी माँ एक ही है, तुम मुझ पर हुक्म चला सकते हो। जिंग यान ने गहरी सांस ली और फिर जिंग यू की तरफ देखा। जिंग यू दर्द में थी, लेकिन फिर भी उसने जिंग यान को मजाकिया अंदाज में देखा। जिंग यान का गुस्सा भड़क उठा। अगर जिंग यू उसकी मौसी का बेटा न होता, तो वह उसे जान से मारने के बारे में गंभीरता से सोचता। वह तुम्हारे साथ सिर्फ मुझे तकलीफ देने, मुझसे बदला लेने के लिए है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हें पसंद करता है? जिंग यू ने समझाने की जहमत नहीं उठाई।
वह वान रू को मनोरंजन उद्योग में लाया था, उसकी सुंदरता साबित करने की इच्छा को पूरा करने के लिए। उसने जिंग यान के प्रति वान रू की नाराजगी को भी हवा दी थी, जिससे उसे जिंग यान को असहज करने के अवसर मिले। ये वान रू को उससे चिपके रहने और उनके उलझाव को जारी रखने के लिए पर्याप्त थे। जिंग यू उससे प्यार करता था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वान रू उससे सच्चा प्यार करती तो क्या वह उसकी सगाई होते देख पाती? इसलिए जिंग यान के सवाल से उसे वान रू का उपहास ही झेलना पड़ा। वान रू ने जानबूझकर ऐसी बातें कहीं जो जिंग यान सुनना नहीं चाहता था। मुझे परवाह नहीं है कि यू गे मुझसे प्यार करता है या नहीं। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसकी रखैल बनने को तैयार हूँ। मैं उसे, जिंग परिवार के एक सदस्य को पसंद करती हूँ और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? वान रू के विजयी भाव को देखकर मानो वो जिंग यान के बदलते चेहरे से प्रसन्न थी। जिंग यान को एहसास हुआ कि वह जिद्दी और बेपरवाह थी। जिंग यान इन दो जोकरों को अपने साथ धक्का मुक्की नहीं करने देगा। उसने उन्हें शिक्षित करने की कोशिश छोड़ दी और सीधी चेतावनी जारी कर दी। ठीक है, अगर तुमने ये रिश्ता खत्म नहीं किया तो मैं मम्मी को बता दूंगी कि तुम मनोरंजन उद्योग में प्रवेश कर रही हो और उसके साथ संबंध बना रही हो। जिंग यान ने पहले वान रू को धमकाया, फिर जिंग यू को घूरने लगा। आंटी को शायद तुम्हारी बाहर की जंगली हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वान रू की माँ कभी आंटी की भाभी थी। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें वान रू को इस तरह बर्बाद करने देगी? इसलिए अगर तुमने फिर से मेरी बहन को छुआ तो मैं आंटी को इस बारे में बता दूंगा। उनके दुखते स्थानों पर प्रहार करने से स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया भड़क उठी तथा तरह तरह के अपशब्द निकलने लगे, जिससे जिंग यान अत्यधिक चिढ़ गया। जिंग यान ने वान रू की बाह पकड़ ली और उसे खींचकर ले गया। मेरी चेतावनी कोई मजाक नहीं है। अगर हिम्मत है तो आप इसे आजमा सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उसने वान रू को कार में धकेल दिया और उसे वान परिवार के पास वापस भेज दिया। वान परिवार में वापस आकर वान रू मूर्खतापूर्वक मैडम वान से चिपक गई और रोते हुए कहने लगी कि कैसे जिंग यान ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैडम वान ने बिना कुछ पूछे ही जिंग यान पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अविश्वसनीय! तो अब जब तुम जिंग परिवार पर कब्जा करने जा रही हो तो तुम्हें लगता है कि तुम हमारे लिए बहुत अच्छी हो, है ना? माँ, मैं अपनी बहन को अनुशासित कर रहा हूँ क्योंकि उसने गलती की है। अगर आप उसे ऐसे ही बिगाड़ते रहेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती कर देगी। शायद एक माँ के रूप में उसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था, लेकिन जिंग यान का चेहरा देखकर वो और भी क्रोधित हो गई। अगर तुम्हारी बहन कोई गलती करती है तो ये तुम्हारी गलती है। तुम हमारे परिवार को शाप देने के लिए पैदा हुई हो। ये कोई नई बात नहीं थी। जिंग यान ने इसे इतनी बार सुना था कि वह इससे सुन्न हो गया था। वह जानता था कि अपनी माँ से बात करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह मुड़ा और चला गया। माँ, आपको वान रू पर नजर रखनी चाहिए। वह हाल ही में संदिग्ध लोगों के साथ संगति कर रही है। वान रू तुरंत इनकार में भड़क उठी और मैडम वान उसके पक्ष में लग रही थी, लेकिन जिंग यान अब सुनना नहीं चाहता था। जैसे ही वो विला से बाहर निकलने वाला था, मैडम वान ने आखिरकार अपना गुस्सा दबा लिया और अचानक बोल पड़ी, अरे, मैंने सुना है कि तुम्हारी चाची सगाई की पार्टी में आधिकारिक तौर पर तुम्हें वारिस घोषित करने की योजना बना रही हैं और तुम्हें अपने अधीन काम करने के लिए कहेंगी। क्या ये सच है? जिंग यान ने कुछ देर रुककर अनुमान लगाया कि मैडम वान शायद वान परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल करने की योजना बना रही थी। मुझे पक्का पता नहीं है और ऐसा लगता है कि ये तुम्हें चिंतित नहीं करता क्योंकि तुम पहले ही जिंग परिवार को छोड़ चुके हो। हालांकि उससे सलाह-मशविरा करने के संकेत मिले थे, लेकिन ये मूल रूप से तय हो चुका था, इसलिए उसने बड़ों को फैसला करने दिया। मैडम वान ने कुछ और नहीं कहा। जिंग यान ने पीछे देखा और देखा कि मैडम वान का चेहरा भयानक रूप से काला था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस उसे घूर रहा हो। जिंग यान का दिल फिर से जम गया। उसे समझ में आ गया
कि मैडम वान उसे सफल होते हुए नहीं देख सकती। वह जितना ज्यादा उत्कृष्ट होता, वह उतनी ही ज्यादा नाराज होती, मानो उसकी सफलता पूरे परिवार के भाग्य और स्वास्थ्य की कीमत पर हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना अंधविश्वासी हो सकता है। इतनी सारी निराशाओं के बाद अब उसे अधिक पीड़ा महसूस नहीं हुई। जिंग यान चुपचाप चला गया। वान रू, मैडम वान द्वारा पूछे जाने के डर से शिकायत करने का अवसर तुरंत भुनाने लगी। माँ, उसका रवैया तो देखो। वह आपके प्रति कितना अपमानजनक है। उसने आज मुझे और यू जी को भी मारा। अगर वो भविष्य में जिंग परिवार का मुखिया बन जाता है, तो मुझे नहीं पता कि वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। मैडम वान दंग रह गई और बोली, क्या? उसने तुम्हें मारा? वान रू जानती थी कि मैडम वान जिंग यान से बहुत नफरत करती थी। यहाँ तक कि जिंग यू, जो उसकी पूर्व भाभी के परिवार से थी, के लिए भी वो एक दयालु नजर देने को तैयार थी। लेकिन वो जिंग यान के लिए एक नजर भी नहीं छोड़ती थी। इसलिए वान रू जिंग यू का उल्लेख करने से नहीं डरी। वान रू ने जल्दी से झूठ गढ़ लिया। आज मैं यू गे के साथ खेल रहा था और उसने हमें देख लिया। तुम्हें पता है कि उसे हमेशा यू गे से दुश्मनी रही है। शायद उसे ईर्ष्या थी कि हमारा रिश्ता उससे बेहतर है, इसलिए उसने हमारा मजाक उड़ाया और हमें मारा भी। वह बहुत बुरा है। अब वो तुमसे ये भी कह रहा है कि मैं संदिग्ध लोगों के साथ संगति कर रहा हूँ। वो पूरी तरह से पागल है। मैडम वान ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बस उसे लगा कि जिंग यान और भी ज्यादा बेकाबू होता जा रहा है। शायद अब वह उसे अपनी माँ भी नहीं मानता। उसका चेहरा और भी गहरा हो गया। क्या वह सचमुच सोचता है कि वह अब अजेय है? मैं उसे जिंग परिवार का उत्तराधिकारी बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। मुझसे बचकर भागने की कोशिश करना असंभव है। इस विचार के साथ उसने पहले ही योजना बनाना शुरू कर दिया था। फिर उसे अपनी चोटों की चिंता होने लगी। वान रू ने अंदरूनी चोटों का नाटक किया, जिससे मैडम वान क्रोधित हो गईं, जिन्होंने जिंग यान के पैरों को तोड़ने का तरीका खोजने की कसम खाई। जब वान रू अपने कमरे में वापस आई, तो उसने फिर से जिंग यू से संपर्क करना शुरू कर दिया। वे दोनों गटर में पड़े सड़े हुए पत्थरों की तरह थे, जो लगातार जिंग यान को फंसाने के तरीके सोच रहे थे। जी फी ने सिस्टम पर भरोसा करते हुए नाटक को पूरा होते देखा और शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई। जिंग यान ने वाकई गलत तरीका चुना है। वान रू सिर्फ विद्रोही है। किन जियान द्वारा अपमानित किए जाने और अपने भाई द्वारा डांटे जाने के बाद वो जिंग यान को भड़काने के लिए जिंग यू के साथ रहने के लिए और भी दृढ़ है। मुझे आश्चर्य है कि अगर वे फिर से सीमा पार करते हैं तो क्या जिंग यान वास्तव में उनके बारे में बताएगा? किन जियान वास्तव में ये तर्क देना चाहता था कि उसने किसी को अपमानित नहीं किया है, लेकिन अगर वे दोनों फिर से साथ हो गए तो जिंग यान निश्चित रूप से उनके बारे में बता देगा। अरे, वो सैन टिंग से मिलने जा रहा है। क्या ये हो सकता है? किन शियान भी थोड़ा हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दोस्त ने आखिरकार ये सब और न सहने का फैसला कर लिया हो? लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? और किन जियान की सैन टिंग के बारे में समझ के आधार पर सैन टिंग शायद इस वजह से सगाई नहीं रोकेंगे। चैप्टर 270। क्या गपशप का ईश्वर वास्तव में अस्तित्व में है? किन जियान अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी जी फी ने अचानक से वह प्रश्न पूछ लिया और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसे खींच लिया। उन्होंने अभी अभी भोजन समाप्त किया था और अपनी कार लेने के लिए भूमिगत पार्किंग स्थल की ओर जाने वाले थे, लेकिन जी फी ने अचानक उसे खींचकर एक खंभे के पीछे छिपा दिया। तभी एक पुरुष और एक महिला की आवाजें उनके कानों में पड़ी। तभी किन शियान को याद आया कि आज रात जिंग और सैन परिवारों का डिनर समारोह होना था। संभवतः ये यही हो रहा था, क्योंकि शहर के अधिकांश शीर्ष स्तरीय रेस्तरां किन कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले मॉल में स्थित थे। हालांकि जिंग यान ऐसी सभा में भाग लेने के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन उसे निश्चित रूप से स्थान पता होगा। जब तक डिनर समाप्त हो जाता, जिंग यान उन्हें रोकने में सक्षम हो जाता। ये सचमुच एक बड़ा संयोग था कि उनकी मुलाकात यहीं हुई।
इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि कोई गपशप का देवता है तो वह जीफी का पक्ष ले रहा होगा। इस समय जीफी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी। एक कार के पीछे से एक पपराजी की तरह झांक रही थी, जिसने अभी अभी गपशप का एक दिलचस्प टुकड़ा पकड़ा हो। यहाँ तक कि गरिमामय किन शियान को भी उसके साथ छिपना पड़ा। अगर निगरानी कक्ष में सुरक्षा गार्डों ने अपने बॉस को ऐसा करते देखा तो वे निश्चित रूप से अपनी खुद की समझदारी पर सवाल उठाएंगे। आखिर क्या हो रहा है? सेन टिंग ने जिंग यान से पूछा, जो बोलने में झिझक रहा था। ये पहली बार था जब वे दोनों अकेले मिले थे, और ये वाकई अजीब लगा। हालांकि वे एक दूसरे को कई सालों से जानते थे और अंततः देवर भाभी बनने वाले थे, लेकिन सेन टिंग को संदेह था कि क्या वे अच्छी तरह से साथ रह पाएंगे। वह अंतर्मुखी थी और लोगों से घुलने मिलने में धीमी थी। उसके सभी दोस्त पहले उससे संपर्क करते थे और उसे अपने घेरे में ले आते थे, इसलिए उसने कभी किसी के करीब आने की पहल नहीं की। दूसरी ओर जिंग यान एक ऐसा व्यक्ति था जो सक्रिय रूप से समाजीकरण करता था, फिर भी उसने कभी उसके साथ समाजीकरण करने की पहल नहीं की। नतीजतन उनकी दोस्ती बहुत कम थी, लगभग न के बराबर, केवल उन वर्षों तक कायम रही जब वे एक दूसरे को जानते थे। जो व्यक्ति दूसरों के साथ इतना गर्मजोशी से भरा और सक्रिय रहता था, वह उसके प्रति ठंडा और दूरी भरा व्यवहार रखता था, जिससे उसे ऐसा महसूस होता था कि वे दोनों एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। इसलिए आज रात कुछ महत्वपूर्ण बात व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए आमंत्रित किए जाने से वो सचमुच आश्चर्यचकित हो गई। इस बीच कार के पीछे छिपे दोनों लोग अपनी सांस रोके रखने में असमर्थ थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कबूल करने जा रहा है? ठीक इस महत्वपूर्ण क्षण पर? क्या उसे उसकी बहन और जिंग्यू ने उकसाया है? क्या दुल्हन छीनने की लड़ाई होने वाली है? प्रत्येक विचार के साथ जीफी अधिक उत्साहित होती जा रही थी। यहाँ तक कि किन जियान भी सोचने लगा कि क्या होगा। अंततः जिंग यान बोला। जीफी के चेहरे पर धीरे धीरे निराशा दिखने लगी और किन जियान भी शांत हो गया। पता चला कि जिंग यान ने कबूल नहीं किया। उसने सिर्फ जिंग यू और वान रू के बीच के संबंध का खुलासा किया। मुझे खेद है, जिंग यान ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी क्योंकि उसने सेन टिंग को देखा था। सेन टिंग वाकई हैरान थी। वह वाकई बहुत हिम्मत वाला है। दूसरी औरतों को तो छोड़िए, उसने तुम्हारी बहन को छूने की भी हिम्मत की। क्या उसे डर नहीं है कि कहीं परिवारों के बीच कोई बड़ा घोटाला न हो जाए? यही स्थिति है। आप जो भी निर्णय लें, मैं आपका समर्थन करूंगा, जिंग यान ने कहा। सेन टिंग ने एक पल के लिए विराम लिया। मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए? मुझे परवाह नहीं है। जिन लोगों को चिंतित होना चाहिए वे हैं जिंग और वान परिवार। इसमें वास्तव में मेरा कोई संबंध नहीं है। जिंग यान ठिठक गया, फिर जोर से हंसा, मानो खुद का मजाक उड़ा रहा हो। बेशक, ये तुम हो। मुझे तुम्हारे साथ एक नाजुक लड़की की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जिंग यान के चेहरे पर भाव देखकर सेन टिंग थोड़ा हैरान हुआ। उसकी आंखें उसे घूर रही थीं, मानो कोई रहस्य छिपा हो। लेकिन वह विशेष रूप से उत्सुक नहीं थी। उसने कंधे उचका दिए। मेरा भावी पति आदमी है या भूत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरी सास अच्छी है, बस यही बात मायने रखती है। जिंग यान ने मुस्कुराहट जबरदस्ती दिखाई, इस बार और भी ज्यादा कड़वी। आंटी बहुत अच्छी इंसान है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। सेन टिंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस चला जाऊंगा। जिंग यान के साथ अकेले रहना अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रहा था। जिंग यान ने सिर हिलाया। जीफी और किन जियान ने देखा कि जिंग यान उदास होकर सेन टिंग की कार को दूर चला गया। जैसे ही वे अपनी कार में बैठे, जीफी खुद को कोसने से नहीं रोक सकी। तुमने मेरी भावनाओं को बर्बाद कर दिया। हालांकि किन शियान को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जीफी ने किन जियान की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपको लगता है कि वो सेन टिंग के लिए चिंता के कारण उसे ये बताने आया था, क्योंकि उसे डर था कि वह इस करीबी उपद्रवी के बारे में नहीं जान जाएगी, या क्या वह उम्मीद कर रहा था
कि एक बार सैन टिंग को इस रिश्ते के बारे में पता चल जाने पर वह जिंग यू को स्वीकार नहीं कर पाएगी और सगाई तोड़ नहीं पाएगी? किन जियान ने उत्तर दिया, दोनों। मुख्य उद्देश्य पहला है, लेकिन अंदर से वह दूसरा चाहता है। वो सैन टिंग को पसंद करता है। वह सगाई करने वाले साथी को बदलना क्यों नहीं चाहेगा? जी फी को अचानक एहसास हुआ और उसने आश्चर्य से किन जियान की ओर देखा। तुम्हें पता था? किन जियान ने तुरंत बहुत ज्ञानी होने का दिखावा किया। मैंने ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी। तो फिर तुम वाकई मदद नहीं कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जी फी ने तुरंत उस पर पलटवार किया। वह व्यवस्था के कारण ऐसा नहीं कह सकती थी, लेकिन किन जियान इतनी बड़ी गपशप उससे कैसे छिपा सकती थी? किन शियान, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जी फी ने किन जियान के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अब जब उनकी जानकारी कमोबेश एक जैसी हो गई थी, तो वे ठीक से गपशप कर सकते थे। अगर ऐसा है तो जिंग यान वाकई घिनौना है। वह खुद प्यार पाने की कोशिश करने के लिए बहुत कायर है, फिर भी उसे उम्मीद है कि सैन टिंग पहल करेगा। ईमानदारी से कहूँ तो जिंग यान का एकतरफा प्यार भले ही लंबा और दिल को छू लेने वाला हो, लेकिन आखिरकार आत्मभोग है। वह कायर है और सैन टिंग के लायक नहीं है। जी फी ने बिना कुछ कहे कहा। यद्यपि किन जियान ने जिंग यान की मैडम जी के प्रति उनकी लगभग जीवन रक्षक और मार्गदर्शक दयालुता के प्रति गहरी कृतज्ञता को समझा, फिर भी उसने सोचा कि इस मामले में उसने वास्तव में इसे खराब तरीके से संभाला था। जिंग यान के विचार में उसने मैडम जी के बेटे को पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिलने की संभावना पहले ही छीन ली है। वह मैडम जी द्वारा अपने बेटे के लिए तय की गई सबसे उपयुक्त पत्नी को भी नहीं छीन सकता, इसीलिए वह इस तरह से व्यवहार करता है। लेकिन क्या जिंग परिवार का व्यवसाय सबसे योग्य व्यक्ति को नहीं सौंपा गया है? जी फी ने प्रतिवाद किया। इसलिए वो एक कोने में फंस गया है, ये सोचकर कि मैडम जी के बिना वो बहुत पहले ही मर गया होता और अपनी वर्तमान क्षमताओं के अनुसार उसका पालन पोषण नहीं हो पाता। उसका मानना है कि पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में प्राप्त करने में सक्षम होना मैडम जी की उदारता के कारण है। अगर उसके पास कोई स्वार्थी इरादे होते और जब वो छोटा था तो उसने उसकी परवाह नहीं की होती, तो जिंग परिवार में सब कुछ संभवतः जिंग यू का होता। इसके अलावा वह यह भी सोचता है कि जिंग यू का इतना बेकार हो जाना उसके अपने विपरीत और दबाव से असंबंधित नहीं हो सकता है। जी फी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि पूरी स्थिति बहुत उलझी हुई थी। इस जटिल रिश्ते में सैन टिंग मूल रूप से एक बाहरी व्यक्ति थी, इसलिए उसे एक कमजोर पीड़ित के नजरिए से देखने की कोई जरूरत नहीं थी। जी फेई सिर्फ जिंग यान के कायरतापूर्ण अप्रतिफल प्रेम के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर रही थी। जटिल भावनाओं के साथ वे अंततः सगाई के भोज में पहुंचे। इस बार पूरा परिवार मौजूद था। किन परिवार ने जी फी के साथ किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। आखिर कौन जानता था कि वे कौन सी दिलचस्प गपशप से चूक जाएंगे? ऐसा प्रतीत होता था कि वहां एक जैसी मानसिकता वाले काफी लोग थे। जी फेई को लगा कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद से उसे सामान्य से भी अधिक तीखी निगाहें मिल रही थी। मुझे अचानक इतना दबाव क्यों महसूस हो रहा है? हालांकि वास्तव में गपशप के कई रसदार टुकड़े हैं, वे सभी मौन गपशप है जो विस्फोट नहीं कर सकते। अधिक से अधिक मैं केवल सतह के नीचे की अंतर्धाराओं को गुप्त रूप से देख सकता हूँ, जैसे कि मेरे सामने वाला। भारी मेकअप के साथ भी काले घेरे अभी भी दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित, है ना, निंजा टर्टल? ये वह रास्ता है जिसे आपने चुना है। किन परिवार ने जी फी की निगाह का अनुसरण किया और देखा कि जिंग यान एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सुरुचिपूर्ण महिला के साथ मेहमानों का स्वागत कर रही थी।